अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्टेड नॉवल आखिरी उड़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। मे डे, ये फ्लाइट नंबर 0906 है। मैं कैप्टन हमाद बोल रहा हूँ। हमारा जहाज नीचे गिर रहा है। हमें फौरी मदद की ज़रूरत है। हेलो, दिस इज कंट्रोल रूम इंचार्ज हावर। कैप्टन हमाद, हमें बताइए आपके जहाज के साथ क्या मसला पेश आया है? हमारे जहाज के एक विंग में मसला आया है और एक इंजन ने भी काम करना छोड़ दिया है। हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। कैप्टन हमाद ने जहाज में लगे रेडियो के जरिए कंट्रोल रूम को जवाब देते हुए कहा। फ्लाइट 0906, आप इस वक्त कितनी बुलंदी पर प्रवास कर रहे हैं? हम इस वक्त 10,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास कर रहे हैं, कैप्टन हमाद ने जवाब दिया। ओके फ्लाइट 0906, आप हमारी तरफ अगली हदायत का इंतजार कीजिए, कंट्रोल रूम की तरफ से जवाब सुनाई दिया। ओके कंट्रोल रूम, हम जहाज को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें हर सूरत फौरी तौर पर मदद की ज़रूरत है। मैं दोहराता हूँ, हमें फौरी मदद की ज़रूरत है, कैप्टन हमाद ने कहा और उसके साथ ही उसका कंट्रोल रूम से राब्ता ख़त्म हो गया। क्या कहा उन्होंने? कॉकपिट में दूसरे सीट पर बैठे हुए को पायलट ने कैप्टन हमाद की तरफ देखते हुए कहा। कह रहे हैं हमारी तरफ से अगली हदायत का इंतजार करें, लेकिन मुझे उनकी तरफ कुछ खास उम्मीद नहीं है। जो भी करना होगा हमें ही करना होगा, कैप्टन हमाद ने शीशे के पार खुला को देखते हुए मजबूत लहजे में जवाब दिया। ये क्या हम रिडार से गुम हो चुके हैं? अचानक को पायलट ने सामने लगी मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी स्क्रीन में से एक की तरफ देखते हुए कहा। हमाद ने उसकी बात सुनते हुए खामोशी से इस स्क्रीन की तरफ देखा और फिर चेहरे से बगैर किसी तासुर का इजहार किए दोबारा सामने की तरफ देखने लगा। अलबत्ता जहाज के कंट्रोल स्टीयरिंग पर उसकी गिरफ्त मजीद मजबूत हो गई और पेशानी पर पसीने के नन्हे कतरों के साथ हल्की सी शिकने भी उभर आई थी। बेटा बात सुनो, कैप्टन हमाद अपनी फ्लाइट उड़ाने के लिए घर से निकलने ही वाला था कि इस उसे अम्मी ने आवाज देकर बुला दिया। जी अम्मी जान, फरमाएं। हमाद हमेशा की तरह चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए जवाब दिया। बेटा, तुमने तो जहाजों से ही इश्क कर लिया है। जब देखो फ्लाइट्स और परवाजें। बस अब मैंने सोच लिया है कि तुम्हारे लिए चांद सी दुल्हन लाकर तुम्हारा घर बसाऊंगी, हमाद की अम्मी ने जवाब दिया। अरे अम्मी, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, हमाद ने लाड से अम्मी के गिर्द अपनी बाहें फैलाकर हंसते हुए कहा। हाँ, अभी तो तुम फीडर पीते हो, शैतान कहीं के। शादी की यही उम्र होती है और इस उम्र में हो जानी चाहिए। लेकिन अम्मी, बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैंने एक जगह तुम्हारे रिश्ते की बात कर दी है। लड़की माशाल्लाह लाखों में एक है, पढ़ी लिखी और हसीन भी। वो लोग परसों तुम्हें देखने आ रहे हैं। अपनी एयरलाइन से छुट्टी ले लेना। ठीक है जनाब आली, मुकाम आली वालदा ग्रामी, आज का फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल करके छुट्टी ले लूंगा एयरलाइन से। और कुछ हुक्म? हमाद ने सीने पर हाथ रखते ताबेदारी से कहा तो उसकी अम्मी ने उसके गाल पर प्यार से एक चिप लगाई। अच्छा अब मुझे इजाजत दीजिए, फ्लाइट के लिए देर हो रही है, हमाद ने कहा। ठीक है मेरे बच्चे, हमेशा जीते रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी जान, हमाद ने अलविदाई कलमात कहे और फ्लाइट ऑपरेशन के लिए रवाना हो गया। ये एक दूर दराज मुल्क की तवील फ्लाइट थी जो कि 20 घंटों पर मुश्तमिल थी, लेकिन हमाद ऐसी कई फ्लाइट्स का तजर्बा था और वो इस सफ़र के लिए भी जहनी और जिस्मानी तौर पर पूरी तरह तैयार था। फ्लाइट नंबर 0906 ने मुसाफिरों की बोर्डिंग का अमल मुकम्मल हो जाने के बाद रनवे पे दौड़ना शुरू कर दिया था। इस फ्लाइट में अमले समेत 140 अफराद सवार थे। इस फ्लाइट की मंजिल स्विट्जरलैंड थी और कई ऐसे नौबहाता जोड़े भी फ्लाइट पर सवार थे जो मुल्क के अमीर तरीन खानदानों से ताल्लुक़ रखते थे और शादी के बाद हनीमून मनाने के गर्ज से जा रहे थे। इनमें मशहूर एक्ट्रेस भी थी जिसने मुल्क के एक मारूफ बिजनेसमैन के बेटे से शादी की थी। सफ़र का आगाज़ मामूल के मुताबिक और खुशगवार अंदाज में हुआ था। जहाज ने टेक ऑफ कर दिया था और अब वो खला में महवे परवाज था। नवब्याहता जोड़े अपनी जिंदगी के इस नए सफर को खूब इंजॉय कर रहे थे और उसे यादगार बनाने के लिए तस्वीरें भी ले रहे थे जिन्हें आजकल सेल्फियां कहा जाता है। एयर होस्टेस भी अपनी पेशा वाराना मुस्कुराहट के साथ मैदान में आ गई थी और मुसाफरों को मशरूबात और कॉफ़ी सर्व करना शुरू कर दिए थे। नौशीन और फहद भी ऐसे ही नौब्याहता जोड़ों में से एक थे। उनकी मोहब्बत की शादी हुई थी। एक हफ्ता कबल ही उनकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी और अब वो हनीमून मनाने के लिए यूरोपीय ममालिक का रुख कर रहे थे, जिनमें से सबसे पहले मंजिल स्विट्जरलैंड थी। फ़हद, क्या ये सब सच है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नौशीन ने फ़हद के कंधों से सर टिकाते हुए कहा। वो दोनों इस वक्त जहाज के बिजनेस क्लास में सफर कर रहे थे। ये सपना नहीं, हकीकत है मोहतरमा अहलिया जी। यकीन नहीं आता तो चुटकी काट कर देखो खुद को, फहद ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा और नौशीन ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लीं। वो इस वक्त खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत समझ रही थी जिसे सब कुछ हासिल हो गया था।
लेकिन वो इस बात से कतई बेखबर थी कि रावी हमेशा चैन ही चैन नहीं लिखा करता जिंदगी में। हेलो सर, कैसे हैं आप? कॉकपिट में दाखिल होते ही एयर होस्टेस नाहिद ने कैप्टन हमाद से खैरियत दरियाफ्त की। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो और जहाज के अंदर की क्या सूरत हाल है आज? कैप्टन हमाद ने खुशगवार मूड में पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक सर, और फ्लाइट की सूरत हाल भी बहुत खुशगवार है। आज तो ऐसा लगता है जैसे कोई ईद का समा हो, काफी सारे खुशो-खुर्रम जोड़े, मुस्कुराते चेहरे, बस क्या बताऊं सर। अरे ये तो अच्छी बात है। इस बार दूसरी पायलट सीट पर बैठे हुए को पायलट से कहा, सर मैं आप लोगों के लिए कॉफी या चाय ले आऊं? जी हाँ, मेरे लिए एक चाय ला दो प्लीज। कैप्टन हमाद ने कॉकपिट में मुख्तलिफ किस्म की स्क्रीन में से एक स्क्रीन पर बटन दबाते हुए कहा, और मेरे लिए एक कॉफी प्लीज। को पायलट ने भी खुशगवार लहजे में कहा, ठीक है सर, अभी लाई। एयर होस्टेस नाहिद ने कहा और मुस्कुराती हुई कॉकपिट से निकल गई। कुछ ही देर में कैप्टन हमाद चाय की चुस्की लेते हुए जहाज के विंड स्क्रीन के बाहर देख रहे थे। एक मखसूस फासला तय करके उसने कंट्रोल टावर से राब्ता किया और उसे डायरेक्शन तलब की। कंट्रोल टावर ने उसे बताया कि उसे अब शुमाल की सिमत इस स्पीड और ऊंचाई से जाना है। जवाब में कैप्टन हमाद ने कंट्रोल टावर का शुक्रिया अदा किया और जहाज को मतलूबा डायरेक्शन पर सेट करने लगा, और साथ ही को पायलट को भी मुख्तलिफ हदायत जारी करने लगा। को पायलट भी तनदही और बड़ी मुस्तैदी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। अब उन्हें उड़ान भरे हुए कई घंटे हो चुके थे और जहाज़ इस वक्त एक सर्द तरीन बर्फानी इलाके के ऊपर से गुजर रहा था। जहाज़ ने इस रेंज में आधे घंटे का फासला ही तय किया होगा कि अचानक जहाज़ को एक झटका लगा, और साथ ही सामने लगी स्क्रीनों में एक सुर्ख रंग का बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा और जहाज का सिस्टम मुसलसल वार्निंग जारी करने लगा। इस अचानक सूरत हाल ने न सिर्फ कैप्टन हमाद और को पायलट को चौंका दिया था, बल्कि मुसाफिरों में भी शदीद बेचैनी और परेशानी फैल गई थी और मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयां करने लगे थे। जहाज मुसलसल हिल रहा था। ओ शिट, एक इंजन ने काम करना छोड़ दिया है। को पायलट ने कहा, हाँ मैं भी यही देख रहा हूँ, ये सब अचानक कैसे हो गया समझ नहीं आ रहा। अंदर जहाज के मुसाफिरों ने अब शोर मचाना शुरू कर दिया था। वो सब जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर चल क्या रहा है, और ये आवाजें इतनी बुलंद हुई कि अब कॉकपिट तक भी पहुंचना शुरू हो गई थी। एयर होस्टेस नाहिद सबको पुरसुकून रहने की ताकीद कर रही थी। हेलो मिस, ये कैसी सर्विस है आप लोगों की? मैंने क्या इसलिए आप लोगों की एयरलाइन का इतना महंगा टिकट लिया था? मैं तुम लोगों को अदालत में घसीटूंगा। तुम लोगों को इसका जवाब देना होगा। एक मोटा सा गेंडानुमा शख्स नाहिद से झगड़ रहा था। एक सियासतदान की फैमिली से था। खामोश। अचानक कैप्टन हमाद कॉकपिट का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सब खामोश होकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाइए। हाथ साथ पर किसी का भी बस नहीं होता। हम मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आप लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब पुरसुकून होकर बैठ जाइए सब। हमाद ने बुलंद आवाज में कहा। उसकी आवाज में ना जाने कैसा रोब था कि सब चुपचाप अपनी सीटों पर बैठ गए। आप भी अपनी सीट पर चुप करके बैठ जाइए। मोटा गेंडा रुमा शख्स, जो कि कुछ देर पहले नाहिद को कोर्ट में घसीटने की धमकी दे रहा था, हमाद के कहने पर बगैर कोई आवाज निकाले अपनी जगह बैठ गया। देखिए, इस हम 10,000 फुट की बुलंदी पर हवा में हैं इस टाइम। जहाज का एक इंजन नाकारा हो चुका है। इस सूरत हाल में आप लोगों के ताउन से ही हम सब इस मुसीबत से निकल सकते हैं। अगर आप लोग इस किस्म के बर्ताव का मुजाहरा करेंगे तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, हमाद ने कहा, और फिर नाहिद की तरफ देखते हुए नरमी से कहा, ध्यान रखो। नाहिद ने हमाद के आने से सुख का सांस लिया और इस्बात में सर हिला दिया। कैप्टन हमाद दोबारा कॉकपिट के दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जहाज के एक पर की तरफ पड़ी, तशवीश से उसकी आंखें फैलती चली गईं। कॉकपिट में वापस जाते वक्त जैसे ही हमाद की नजर जहाज के दाएं पर पड़ी, उसके चेहरे पर तशवीश की लहर दौड़ गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने अपने चेहरे के तासरात नॉर्मल कर लिए थे। दरअसल जहाज के इस पर के सिरे पर हल्की सी आग की चिंगारियां उसे दिखाई दे गई थी। उसने इतनी जल्दी खुद पर काबू पाया था कि जहाज में मौजूद कोई भी मुसाफिर उसके चेहरे की तेजी से बदलते तासरात को नोट नहीं कर पाया था, और एक तरह से ये अच्छा ही था, क्योंकि इस तरह जहाज में मजीद खौफ व हरास बढ़ जाता। कैप्टन हमाद ने एक नज़र जहाज के इस पर की तरफ डाली और कॉकपिट का दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हो गया और अपनी पायलट सीट संभाल ली। सर, एक इंजन बंद हो चुका है, लेकिन दूसरे इंजन की बदौलत हम किसी ना किसी तरह परवाज बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन अगर खुदा न खासा दूसरा इंजन भी, इतना कहकर माउंट पायलट खामोश हो गया। जानता हूँ, इंतहाई मजबूत तरीन आसाब के मालिक कैप्टन हमाद ने सिर्फ इतना ही कहा। इसी दौरान कॉकपिट का दरवाजा खुला और नाहिद तशवीश ज़दा चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुई। सर, वो जहाज के एक विंग में आग, ये भी जानता हूँ, हमाद ने नाहिद की बात पूरी होने से पहले ही पुरस्कून अंदाज में कहा। लेकिन सर, अब क्या होगा? नाहिद के चेहरे पर तशवीश बरकरार थी। यही नहीं, ये खबर सुनकर माउंट पायलट के चेहरे पर भी बेचैनी उमड़ आई थी। वो दोनों कैप्टन हमाद की तरफ देख रहे थे कि अब वो क्या कहता है।
हम इस वक्त एक इंतहाई सर्द और बर्फीले इलाके से गुजर रहे हैं। आग की चिंगारियां मैंने देखी हैं, वो ज्यादा नहीं है और कुछ ही देर में खुद ही बुझ जाएंगी, कैप्टन हमाद ने स्पाट लहजे में कहा। उसके चेहरे पर हैरान कुन हद तक सुकून था। मिस नाहिद, तुम सिर्फ मुसाफिरों का ध्यान रखो, इन्हें पुरसुकून रखने की कोशिश करो और बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो, कैप्टन हमाद ने कहा और नाहिद ओके सर कहते कॉकपिट से बाहर निकल गई। हमाद जहाज के स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से थामे हुए था। उस जहाज को मुतवाजन रखने के लिए काफी जिद्दोजहद करना पड़ रही थी। कंट्रोल रूम से राब्ता करो, उसने मामून पायलट से कहा, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद उनका राब्ता ना हो सका। फ्लाइट 0906 का राब्ता कंट्रोल रूम से मुनक़ता हो चुका था। रेडियो डेड हो चुका था। सर, कंट्रोल रूम से राब्ता नहीं हो सका, मामून पायलट ने कदरे मायूसी से कहा। कोई बात नहीं, मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है, लेकिन हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी मायूस नहीं हुआ करता। हमाद ने मुस्कुराते हुए कहा तो मामून पायलट, जिसका नाम साजिद था, ऐसे सर हिलाया जैसे वो उसकी बात से पूरी तरह मुत्तफिक हो। रात की घनी और सर्द रात में दूर दूर तक ताहद्दे निगाह बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी। ऊंचे नीचे पहाड़ी बर्फानी टेले थे, लेकिन इतना जरूर था कि कहीं कहीं कोई दरख्त भी दिखाई दे जाता था। यहाँ की फिजा में चंद रोशनी चमकती हुई दिखाई दे रही थी, जो मुसलसल आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन इनकी बुलंदी में कमी वाक़ होते जा रही थी। और ये चमकती रोशनियां किसी और चीज की नहीं थी, बल्कि ये फ्लाइट 0906 थी, जो इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रही थी। जहाज में सवार 140 अफराद की जिंदगियां दांव पर लगी थीं। उनमें से 2 जिंदगियां नौशीन और फहद अनजाने खौफ और वसवसों में मुबतला अपनी मोहब्बत की बातों को याद कर रहे थे। नौशीन खौफ के मारे रो रही थी और फहद उसे मुसलसल तसल्लियां और दिलासे दे रहा था। फहद, अभी तो हमारी खुशियों और हमारी मोहब्बत की सुबह हुई थी। कैसे कैसे ख्वाब देखे थे हमने एक दूसरे के साथ। तो क्या शुरू होने से पहले ही हमारी कहानी खत्म हो जाएगी? इतनी जल्दी हमारी मोहब्बत की शाम हो जाएगी? नौशीन कहे जा रही थी और मुसलसल रोए जा रही थी, और फहद उसे दिलासे देने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन नमी उसकी आंखों में भी थी। वो नौशीन से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसकी आंखों में किसी सूरत में आंसू नहीं देख सकता था। वो तो इसी की खुशी के लिए उसे लेकर स्विट्जरलैंड जा रहा था, क्योंकि नौशीन की दिली तमन्ना थी कि वो अपना हनीमून स्विट्जरलैंड में मनाए। और आज फहद नौशीन की दिली तमन्ना पूरी करने जा रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात गिन रहे थे। ये सिर्फ नौशीन और फहद ही नहीं, बल्कि जहाज में मौजूद कई नौबयाहता जोड़ों की भी सूरत हाल थी। और इस सूरत हाल का फ्लाइट 0906 के पायलट सीट पर बैठे कैप्टन हमाद को बखूबी अदराक था। फ्यूल के बारे में मालूमात देने वाले मीटर की सुई तेजी से नीचे आ रही थी, जिसका सीधा मतलब ये था कि उनके पास परवाज जारी रखने के लिए अब बहुत ही कम ईंधन बाकी रह गया था और दूर दूर तक एयरपोर्ट नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी जिस पर वो जहाज को लैंडिंग करा सकते। हमाद ने एक नजर माउंट पायलट के चेहरे पर डाली। बीवी के बारे में सोच रहे हो? हमाद ने कहा, जिसे उसने साजिद का दिमाग पढ़ लिया हो। जी सर, साजिद ने एतराफ करते हुए कहा। मेरे बेटे की वलादत करीब है सर, मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया था। साजिद के लहजे में हल्का सा कर्व था। सोच लिया था? इससे क्या मतलब? अब सोचना कैंसिल कर दिया गया? हमाद हल्का सा मुस्कुराया। जाहिर है सर, इन हालात में मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बेटे को देख पाऊंगा, साजिद ने कहा, और उसके साथ ही जहाज को एक झटका लगा। जहाज का सिस्टम खतरे का रेड सिग्नल देने लगा। जहाज के दूसरे इंजन में भी खराबी पैदा हो गई थी। जहाज का अलार्मिंग सिस्टम मुसलसल जल बुझ रहा था। हमाद ने फौरन जहाज में लगे स्पीकर्स का माइक मुंह के करीब किया। तमाम लोग मेरी बात गौर से सुने। अपने सीट बेल्ट सख्ती से बांध लें और अपने पास करीब तरीन कोई भी चीज मजबूती से पकड़ लें। हम तेजी से नीचे की तरफ गिर रहे हैं और क्रैश लैंडिंग करने जा रहे हैं। शुक्रिया। जैसे ही हमाद की बात पूरी हुई, जहाज में मौजूद लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था। यही नहीं, बल्कि खुद कैप्टन हमाद भी कलमा पढ़ चुका था, क्योंकि अब जहाज का दूसरा इंजन भी बंद हो चुका था। लेकिन हमाद, जिसका नाम था, वो हार मानने का कायल नहीं था। वो मरते मरते भी आखिरी दाव खेलने का फैसला कर चुका था। जहाज तेजी से जमीन की जानिब बढ़ रहा था। जहाज की अंदरूनी तरफ मुसाफिरों की चीखों पुकार और कैप्टन हमाद की आंखों में चट्टान जैसी सख्ती छाई हुई थी। जहाज और जमीन का फासला अब सिर्फ चंद 100 फुट का रह गया था। जहाज ने कलाबाजियां खाना शुरू कर दी थी। अगर उन्होंने मजबूत किस्म वाले सीट बेल्ट ना बांधे होते तो अब तक जहाज की दीवारों से टकरा टकरा कर उनके सर पाश पाश हो चुके होते। 500 फुट, 300 फुट, 100 फुट, और जैसे ही जहाज 50 फुट तक आया तो हमाद ने पूरी कुव्वत से जहाज का स्टीयरिंग व्हील एक मखसूस अंदाज में मोड़ा, जिससे यकदम जहाज मखसूस अंदाज में लहराया और उसके साथ ही एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। हमाद को ऐसा महसूस हुआ जैसे गहरी तारीकी में डूबता चला गया हो और उसकी माँ ने आगे बढ़कर अपने मुन्ने को ममता की आगोश में समेट लिया हो। माँ की आगोश उसे हमेशा पुरसुकून कर दिया करती थी और उसके चेहरे पर अब भी सुकून था। कैप्टन हमाद ने बिल्कुल आखिरी लम्हात में जो दाव खेला था, वो उसमें किसी हद तक कामयाब रहा था। जैसे ही जहाज नीचे गिरते हुए 50 फुट की बुलंदी तक पहुंचा तो हमाद ने अपनी जिंदगी के तमाम तर फ्लाइंग तजर्बे और महारत को
बरोए कार लाते हुए स्टीयरिंग व्हील को इस तरह एक खास अंदाज से मखसूस एंगल पर मोड़ा कि जो सिर्फ हमाद का ही खासा हो सकता था। और उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन जहाज में मौजूद 140 जिंदगियां और इनसे जुड़े सैकड़ों खानदान उसकी नजरों के सामने घूम रहे थे। हमाद के इस दाव से ये हुआ कि जहाज जो तेजी से मुंह के बल जमीन पर आ रहा था, वो हमाद की इस मखसूस तकनीक की बदौलत अचानक हवा में लहराकर सीधा हो गया। हमाद की आंखों में सुर्खी उतर आई थी। ऐसी सूरत हाल में जहां मौत को अपनी आंखों के बिल्कुल सामने देखते हुए अच्छे अच्छों के हवास बाख्ता हो जाते थे, वहां हमाद इंतहाई बेजिगरी के साथ लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद कर रहा था। इतनी कम बुलंदी पर आकर जहाज का अचानक इस तरह से सीधा होना किसी मौजज़े से कम नहीं था, लेकिन मौजज़े भी वहीं रूनुमा हुआ करते हैं जहां अपनी बिसात से बढ़कर बेलौस जिद्दोजहद हुआ करती है। और शायद हमाद की इस जिद्दोजहद को देखते हुए कुदरत को रहम आ गया था। अगरचे जहाज अब भी पूरी तरह सीधा नहीं हुआ था, लेकिन चट्टानों से हौसले का हामिल कैप्टन हमाद अपना काम कर चुका था और उसके साथ ही कान फाड़ देने वाला धमाका सा हुआ और जहाज बर्फ के एक खोखले ऊंचे से टीले में अंदर तक घुसा चला गया। ये एक अजीबोगरीब बर्फानी इलाका था और यहाँ बर्फ के ठीक वैसे ही टीले थे जैसे सहरा में रेत के टीले होते हैं। अगर उसे बर्फ का सहरा कहा जाए तो गलत ना हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ रेत की जगह बर्फ ही बर्फ थी। जहाज का बर्फ के टीले से टकराना झटका इंतहाई शदीद तरीन था। जहाज कई जगह से टूट भी गया था और जहाज में मौजूद सब लोग इस शदीद टक्कर की ताब न लाते हुए बेहोश हो चुके थे। कई लोग जख्मी हुए थे, लेकिन सबसे मखदूश हालत पायलट कैप्टन की थी। चूंकि टीले से टक्कर सामने की तरफ से हुई थी, इसलिए नुकसान भी सबसे ज्यादा उसी हिस्से को पहुंचा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जहाज में फ्यूल के नाम पर एक कतरा भी नहीं था। नीचे गिरते वक्त हमारे इंतहाई दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए जहाज का बचा खुचा फ्यूल भी हवा में ही खाली कर दिया, जिससे ये हुआ कि जहाज के नीचे गिरने के बाद इसमें आग नहीं लगी और धमाके से भी महफूज रहा, वरना अब तक किसी का एक चीथड़ा भी इसके बदन पर मौजूद ना होता। सूरत हाल अब ये थी कि फ्लाइट 0906 जो कि कुछ घंटों कबल तक एक शाम से फिजा में पर फैलाए उड़ रही थी, अब वो ताहद्दे निगाह तक फैले हुए तवील बर्फानी मैदान में नीचे पड़ी थी। जहाज का आधा हिस्सा बर्फानी टीले के बर्फ में धंसा हुआ था। गुप्त अंधेरी रात में हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। चारों तरफ मौत की सी खामोशी थी और ना जाने ये खामोशी कब तक जारी रहनी थी। ठंडे यकबस्ता बर्फीले मौसम में मशरिक की ओर से सूरज ने अपनी झलक दिखाई और सूरज की चंद शरारती किरणें जहाज के टूट जाने वाले हिस्से से दाखिल होकर एयर होस्टेस नाहिद के चेहरे से टकराई और नाहिद ने आहिस्तगी से आंखें खोल ली। कुछ देर तक वो खुद को टटोल टटोल कर देखती रही, कभी खुद को चुटकी काटती जैसे खुद को यकीन दिला रही हो कि वो जिंदा है। बेहोश होने से पहले के आखिरी लम्हात उसकी नजरों के सामने घूम गए। वो हमाद की हिदायत के मुताबिक जहाज के मुसाफिरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी कि तभी जहाज को झटका लगा और चंद ही लम्हों बाद जहाज में लगे स्पीकर से हमाद की आवाज़ उभरी कि हम नीचे गिर रहे हैं और क्रैश लैंडिंग करने जा रहे हैं और सब लोग अपनी अपनी सीट बेल्ट मजबूती से बांध लें और पास मौजूद किसी भी चीज़ को मजबूती से पकड़ लें। ये हदायत सुनते ही नाहिद फौरन अपनी सीट की तरफ भागी, जो अमूमन जहाज के दुम वाले हिस्से की तरफ अलग से मौजूद होती है। जहाज शदीद गैर मुतवाजन था और हिचकोले खा रहा था, लेकिन तरबियत याफ्ता नाहिद किसी न किसी तरह अपनी सीट के करीब पहुंचने में कामयाब हो ही गई और उसने फौरन फुर्ती से सीट बेल्ट बांध लिया। और जैसे ही उसने सीट बेल्ट बांधा, ऐसा महसूस हुआ जैसे जहाज अब मुंह के बल जमीन पर गिर रहा हो और फिर जहाज अचानक खौफनाक तकरीबन सीधा हो गया और फिर एक कान फाड़ देने वाला धमाका सुनाई दिया, जिसे जहाज को आहिनी हाथों से पकड़कर किसी बेवहीकल चट्टान से टकरा दिया गया हो। और ये आखिरी मंजर था जो नाहिद ने महसूस किया और उसके बाद उसका जहन गहरी तारीकी में डूबता चला गया। और ये सब अचानक इतनी तेजी से हुआ था कि किसी को कुछ सोचने समझने का मौका भी नहीं मिला था। और उसके बाद अब पहली बार नाहिद को होश आया था। कुछ देर वो यूं ही गोमगो की कैफियत में रही और फिर अचानक जैसे उसको होश आ गया हो और वो गोमगो की कैफियत से बाहर आ गई। इस सबसे पहले ख्याल कैप्टन हमाद और माउंट पायलट का आया कि वो खैर खैरियत से हैं या 100 तरह के खदशात थे जो जहन में मंडलाने लगे। उसने सीट बेल्ट खोली और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। जैसे ही वो आगे बढ़ी तो उसकी नज़र मुसाफिरों पर पड़ी। कोई दर्द से कराह रहा था तो कोई बेहोश पड़ा था। वो सब पर नज़र डालती हुई आगे बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि वो कॉकपिट के दरवाजे तक पहुंच गई और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाज़ा था कि खुलने का नाम नहीं ले रहा था। वो शायद किसी वजह से जाम हो गया था, लेकिन वो मुसलसल जोर आजमाई करती रही और आखिरकार वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गई। अंदर का मंजर बहुत अजीब और तबाहाल था। हर चीज उलट पुलट हो गई थी। जहाज का अगला नोक वाला हिस्सा किसी हद तक पिचक गया था। नाहिद ने माउंट पायलट की तरफ देखा जो कि काफी जख्मी लग रहा था। नाहिद ने सबसे पहले उसकी नब्ज चेक की और सुक्का सांस लिया।
खतरे वाली कोई बात नहीं थी। एयर होस्टेस को फर्स्ट एड की भी तरबियत दी जाती थी दौरान ट्रेनिंग, ताकि अगर दौरान प्रवास किसी किस्म की कोई इमरजेंसी पेश आ जाए तो उससे निपटा जा सके। उसके बाद वो कैप्टन हमाद की तरफ मुतवज्जो हुई। एक लम्हे के लिए नाहिद की सिसकी सी निकल गई, क्योंकि हमाद की गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी और उसका स्काई यूनिफॉर्म, जो कभी हल्का सा भी दागदार ना हुआ था, आज उसके खून से सुर्ख हो रहा था। वो तेजी से उसकी तरफ लपकी थी। हमाद की अम्मी ने नमाज खत्म करते हुए सलाम फेरा और तस्बीहात करने के बाद अल्लाह के हजूर दुआएं मांगने लगी। और माओं के हाथ दुआ के लिए जब उठते हैं तो वो अपनी ही औलाद की खैरियत, कामयाबी, खुशियों की दुआ के लिए ही उठते हैं। और हमाद उनका एक ही बेटा था, इकलौता और लाडला। वो इस वक्त भी हमाद के लिए दुआएं मांग रही थी, लेकिन अभी वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि यहाँ से हजारों मील दूर हमाद की फ्लाइट के साथ क्या हादसा पेश आ चुका है। वो काफी देर तक दुआएं मांगती रही और उसके बाद जाए नमाज समेट कर उठ खड़ी हुई और अपने कमरे में आ गई, जहाँ हमाद के अब्बा, जिनका नाम मियाँ जमशेद था, रिमोट कंट्रोलर उठाए टीवी के चैनल तब्दील कर रहे थे। वो दरअसल न्यूज़ चैनल ढूंढ रहे थे, ना जाने कहाँ गुम हो गया कि मिल के ही नहीं दे रहा। ये जमशेद मियाँ का मामूल था कि वो अपने कपड़े की दुकान से वापस आकर रात के खाने के बाद न्यूज़ चैनल जरूर देखा करते थे, मुल्क की सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए। ये कहाँ चला गया? जमशेद मियाँ रिमोट हाथ में थामे ही मुंह में ही बुड़बुड़ा रहे थे। कौन कहाँ चला गया? हमाद के अब्बा। हमाद की अम्मी ने शौहर को यूं बुड़बुड़ाते देखा तो पूछा। कुछ नहीं बेगम, बस वो खबरों वाला चैनल ढूंढ रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया, कमबख्त मिल के ही नहीं दे रहा। ये केबल ऑपरेटर भी पता नहीं रोज कौन से एडवेंचर करता रहता है, रोज चैनल के नाम नंबर आगे पीछे करके सारी सेटिंग उलट पुलट कर देता है। कल ही खबर लेता हूँ मैं अच्छी तरह इस नालायक की, जमशेद मियाँ ने कहा। और हमाद की अम्मी मुस्कुरा दी। हाँ, ये लो, आखिर मिल ही गया। बड़ी कोशिश के बाद जमशेद ने बेगम की तरफ मुंह करके खुशगवार लहजे में कहा। लेकिन उसी लम्हे न्यूज कास्टर ने जो खबर सुनाई वो जमशेद मियाँ और उनकी बेगम दोनों के लिए बिल्कुल भी खुशगवार नहीं थी। दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा और पूरी तवज्जो और कदरे तशवीश के साथ टीवी की तरफ देखने लगे। खबरों में बताया जा रहा था कि गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद से स्विट्जरलैंड के लिए जाने वाली परवाज 0906 रडार से गायब हो गई है और उसका कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़ता हो गया है। इसी दौरान कंट्रोल रूम के इंचार्ज खाबर को लाइन पर ले लिया गया, जिनकी फ्लाइट 0906 से आखिरी बार बात हुई थी। जी तो खाबर साहब, हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपकी फ्लाइट 0906 से आखिरी बार कब और क्या बात हुई? जी, कैप्टन हमाद ने मे डे कॉल की थी और उन्होंने बताया था कि जहाज की विंग में प्रॉब्लम है और एक इंजन ने भी काम करना छोड़ दिया है। ये आखिरी बातचीत थी जो हमारी फ्लाइट 0906 से हुई थी और उसके बाद हमारा उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया और बावजूद कोशिश के दोबारा राब्ता ना हो सका। जी, बहुत शुक्रिया खाबर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए और नाज़रीन को सूरत हाल से आगाह करने के लिए। जी तो नाज़रीन, हम आपको फ्लाइट 0906 के बारे में बता रहे हैं। न्यूज़ कास्टर इससे आगे भी ना जाने क्या-क्या बोलता रहा, लेकिन जमशेद मियाँ टीवी को बंद करके अपनी अहलिया को संभालने में लगे थे, जो ब्लड प्रेशर और दिल की मरीज़ थीं, और ये खबर ऐसी थी जो उनके लिए बहुत नुकसानदेह थी। हमाद के दिल की धड़कन अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उनकी आंखें बंद थीं और हालत बहुत गैर हो चुकी थी। जमशेद मियाँ उनको संभालते-संभालते डॉक्टर को कॉल करने लगे, जो कि उनके घर के करीब ही था और ये उनका फैमिली डॉक्टर भी था। नाहिद ने देखा तो कैप्टन हमाद की आंखें बंद थीं और गर्दन लड़की हुई थी। जहाज की विंड स्क्रीन से टूटकर कांच का कोई बेरहम टुकड़ा उसकी कुशादा पेशानी को जख्मी कर गया था और खून उसी जख्म से बहकर हमाद के सफेद यूनिफॉर्म को आलूदा कर गया था। नाहिद इंतहाई तशवीशज़दा अंदाज में आगे बढ़ी। सर, आप ठीक हैं? सर, प्लीज आंखें खोलें। लेकिन हमाद ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी आंखें बदस्तूर बंद थीं। नाहिद फौरन हमाद की नब्ज चेक करने लगी, लेकिन गनीमत था कि वो चल रही थी। उसके बाद नाहिद फौरन जहाज के पिछले हिस्से की तरफ भागी, जहां कुछ इमरजेंसी की सूरत हाल के पेश नजर फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद रहता था। कुछ ही देर बाद नाहिद फर्स्ट एड बॉक्स के साथ कॉकपिट में दाखिल हुई। उसने हमाद की पेशानी से खून वगैरह साफ करके पट्टी बांधने के बाद वो माउंट पायलट की तरफ मुतवज्जो हुई और उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने लगी और एक इंजेक्शन भी लगा दिया। जब तक वो इस काम से फारिग हुई, हैरत अंगेज तौर पर हमाद ना सिर्फ होश में आ चुका था बल्कि संभल भी चुका था। और फिर उसने सीट से खड़े होने की कोशिश की। सर प्लीज, अभी आप सीट पर बैठे रहिए, आप बहुत जख्मी हैं, नाहिद ने फिक्रमंदी से कहा। जख्मी? हमाद मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाया और फिर अपने हाथ को पेशानी तक ले गया जहां उसे जख्म आया था। इस दौरान उसने खून आलूद यूनिफॉर्म भी देख लिया था। ऐसे छोटे मोटे जख्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं इस फ्लाइट का कैप्टन हूँ, मुझ पर तमाम मुसाफिरों की जिम्मेदारी है और मुझे उनकी खैर खैरियत यकीनी बनानी है। हमाद ने अजीब से अंदाज में कहा और फिर कुछ लम्हे रुककर माउंट पायलट की तरफ देखा। साजिद की कंडीशन कैसी है? खतरे से बाहर है सर, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, उम्मीद है कुछ देर बाद होश आ जाएगा। गुड, तुम चलो बाकी मुसाफिरों को देखो, मैं शर्ट तब्दील करके आता हूँ। ठीक है सर, नाहिद ने कहा और फर्स्ट एड बॉक्स उठाए कॉकपिट से निकल गई। और उसके बाद
हमाद ने अपनी खून आलूद शर्ट निकाल दी और एक दूसरी शर्ट पहन ली जो कि कॉकपिट के अंदर एक छोटे से बैग में मौजूद थी। शर्ट तब्दील करने के बाद वो कॉकपिट से बाहर निकल आया और जहाज के पिछले हिस्से का जायजा लिया। एनी डेथ? हमाद ने धड़कते दिल के साथ पूछा। नो सर, नाहिद ने कहा और हमाद ने एक गहरी सांस खारिज की और शुक्र अदा किया कि कोई कीमती जान जाया नहीं हुई। हमाद ने नाहिद की तरफ देखा जो बड़ी महारत और तनदेही के साथ किसी प्रोफेशनल नर्स की तरह अपने फ्राइज अंजाम दे रही थी। हमाद खामोशी से जहाज की दुम की सिमत बढ़ गया था। उसने जहाज का बैरूनी दरवाजा खोला। वो बाहर की सूरत हाल का अंदाजा लगाना चाहता था कि वो लोग इस वक्त किस किस्म की सूरत हाल में मौजूद हैं। जैसे ही हमाद ने दरवाजा खोला, निहायत सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसकी पेशानी के जख्म में सरसराहट सी दौड़ गई और वो हल्का सा चकरा गया, लेकिन उसके तरबियती याफ्ता जहन ने फौरन ही खुद को संभाल लिया। अब उसकी आंखों के सामने दूर दूर तक ताहद्दे निगाह बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी। वो सोचने लगा कि इस वक्त वो किस इलाके में मौजूद है, लेकिन जाहिर है इसका जवाब उसके पास कैसे हो सकता था। उसने झांक कर नीचे की तरफ देखा। जहाज के पहिए पूरी तरह बर्फ में धंस चुके थे और जहाज की बॉडी बर्फ के साथ लगी हुई थी, जबकि जहाज के अगले तरफ की बॉडी मुकम्मल तौर पर बर्फी टीले में धंसी हुई थी। हमाद ने दरवाज़ा बंद किया क्योंकि बाहर से आने वाली सर्दी से जहाज के अंदर की दर्जा हरारत भी नीचे गिरा रही थी। हमाद वापस आया तो तकरीबन तमाम ही लोग अपने होशो हवास में आ चुके थे। अक्सरियत को बहुत ही मामूली किस्म की चोटें आई थीं, लेकिन जहाज टकराने की वजह से मौत के खौफ और दहशत ने ही इन्हें होशो हवास से बेगाना कर दिया था। तकरीबन 2-3 घंटे तक वो सभी शॉक की कैफियत से बाहर आ चुके थे। साजिद की कंडीशन भी अब बेहतर थी। ऑफिसर, क्या तुम बताओगे कि तुमने हमें कहाँ ला फेंका है? मैं तो अपनी नई नवेली बीवी के साथ यूरोप की सैर के लिए निकला था और तुमने हमें पता नहीं कहाँ ला फेंका है। मैं तुम्हारी एयरलाइन को कोर्ट में घसीटूंगा। बोलने वाला वही गैंडनुमा शख्स था जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी में मौजूद बाअसर सियासी खानदान से ताल्लुक रखता था। उसकी बात पर हमाद ऐसे अंदाज में मुस्कुराया जैसे कोई 6.5 फुट का पहलवान किसी दुबले पतले शख्स को बचकाना गिदड़ भुड़की पर मुस्कुराता है। और फिर उसने गैंडेनुमा शख्स की नई नवेली दुल्हन की तरफ देखा जो उससे आधे से भी ज्यादा कम उम्र की दिखाई देती थी और उसकी बेटी लगती थी। हमाद ने रुख मोड़कर उस शख्स की तरफ देखा और इंतहाई खुश्क और सर्द लहजे में पूछा, आपका नाम क्या है? माहौल में अचानक तनाव की कैफियत पैदा हो गई थी। नाहिद और साजिद के साथ साथ बाकी लोग भी हमाद की तरफ देख रहे थे और हमाद के चेहरे को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो इस शख्स के चेहरे पर करारा थप्पड़ रसीद कर देगा। सेठ जमाल झाबड़ी वाला, उस शख्स ने कदरे फखरिया और ऊंचे लहजे में कहा। उसने लफ्ज सेठ पर काफी जोर दिया। देखिए सेठ छाबड़ी वाला, ऐसा है कि हमारी एयरलाइन इंसानों को टिकट फरोख्त करती है, गैंडों को नहीं। इसलिए शराफत से बैठे रहें वरना जहाज हादसे के शहीदों में सेठ छाबड़ी वाले का नाम दर्ज हो जाएगा। हमाद ने कहा और आगे बढ़ गया। उसने ये जुमला इस अंदाज में कहा था कि जहाज में मौजूद लोगों के चेहरों पर बेअख्तियार मुस्कुराहट दौड़ गई। सेठ के साथ मौजूद उसकी नई नवेली दुल्हन भी हाथों में मुंह छुपाकर हंस दी थी, जबकि सेठ छाबड़ी वाला झीमते हुए बगड़े झांकने लगा। हमाद की अम्मी की तबीयत अब कुछ संभल चुकी थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था और कुछ मेडिसिन लिखकर दी थी, जिन्हें लेने के बाद अब इनकी तबीयत काफी बेहतर थी। डॉक्टर जाते वक्त जमशेद मियाँ के जहन में ये बात डाल गया था कि कोई भी जज्बाती सदमे वाली खबर उनकी अहलिया के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसलिए इस चीज से इन्हें जितना हो सके बचाया जाए। डॉक्टर की इस हदायत पर जमशेद मियाँ सर हिलाकर रह गए। डॉक्टर तो कहकर चला गया था, लेकिन सूरत हाल को संभालना जमशेद के लिए काफी कठिन हो गया था, क्योंकि अभी तो उनकी अहलिया ख्वाब आवर दवाओं के जेरे असर थी। लेकिन जैसे ही नींद से उठती उन्होंने फौरन हमाद के बारे में पूछना था, जिसका जमशेद मियाँ के पास कोई खुशगवार जवाब मौजूद नहीं था। बस यही सोचते सोचते वो बरामदे में तेजी से टहलते रहे। एक तो जवान जहान बेटे की फिक्र, तो दूसरी तरफ शरीके हयात की कंडीशन ने इन्हें शदीद परेशान करके रख दिया था। लेकिन मजबूत असाब के मालिक थे हमाद जैसे नौजवान की तरबियत इन्हीं के हाथों हुई थी। फिर वो अचानक टहलते टहलते रुक गए, जैसे वो किसी नतीजे पर पहुंच चुके हों, और उनके साथ ही उनके चेहरे पर इत्मीनान के कुछ तासरात उभर आए थे और अब वो अपनी अहलिया के पास जा रहे थे। दोपहर का वक्त हो चुका था। जहाज के किचन में चंद दिन का खाना मौजूद था और थोड़ा सा राशन भी मौजूद था, जिससे मजीद कुछ दिन गुजारे जा सकते थे। लेकिन इससे आगे क्या होगा, इस पर एक गहरा और वाज़ेह सवालिया निशान मौजूद था, और इस बात का सबसे ज्यादा अदराक कैप्टन हमाद को ही था। वो एयर होस्टेस नादिया से किचन की तमाम मालूमात ले चुका था। दिन का खाना कुछ कमी के साथ लोगों को दिया जा चुका था ताकि जखीरा ज्यादा से ज्यादा चल सके। कम खाना मिलने पर कुछ लोगों ने एहतजाज करने की कोशिश की थी, लेकिन जल्द ही उनकी ये कोशिश दम तोड़ गई। जहाज में मौजूद ज्यादातर लोग बाशऊर और पढ़े लिखे लोग थे, जो हालात को समझ रहे थे और स्टाफ के साथ भरपूर ताउन के लिए तैयार थे। कॉकपिट इस वक्त स्टाफ रूम में तब्दील हो चुका था, जहां कैप्टन हमाद, माउंट पायलट साजिद और एयर होस्टेस नाहिद की मुशावरत हुई होती थी। इस वक्त हमाद जहाज में मौजूद रेडियो को ठीक करने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी न किसी तरह बाहर की दुनिया तक अपना पैगाम पहुंचाया जा सके और मदद तलब की जा सके, और ये इन्हें जल्द से जल्द करना था, वरना वो लोग भूख से मर जाते। जाहिर इनके पास खाने का सामान महदूद था, जो कि ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। साजिद
रेडियो ठीक करने में हमाद की मदद करने की कोशिश कर रहा था, जबकि नाहिद बैठी हुई किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। क्या सोच रही हो नाहिद? रेडियो ठीक करने में मसरूफ हमाद की नज़र उस पर पड़ी तो पूछ लिया। कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। सर ये सोच रही होगी कि यहाँ बचकर निकलेंगे तो ये इस एयर क्रैश पर एक किताब लिखेगी। साजिद ने हंसते हुए कहा तो हमाद ने मुस्कुरा दिया। नहीं, ये यहाँ से वापस जाने के बाद छाबड़ियाँ बनाने का तरीका सीखेगी और सिर्फ छाबड़ी वाली बन जाएगी। हमाद की बात पर साजिद के साथ साथ नाहिद भी हंस पड़ी। काफी कोशिशों के बावजूद रेडियो ठीक नहीं हो पाया और उन्होंने इस पर तबाह आजमाई करना बंद कर दी। कुछ लोगों ने अपने स्मार्टफोन से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नाकाम करना था सुना किया, क्योंकि यहाँ मोबाइल सिग्नल नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती थी। अब लोग जहाज में एक ही जगह बैठे उकताने लगे थे और उन्होंने बाहर निकलकर चलना फिरना शुरू कर दिया था। गर्म कपड़े वो पहले ही पहने हुए थे और साथ मजीद भी लाए थे, क्योंकि एक तो इस वक्त पाकिस्तान में सर्दियों का मौसम चल रहा था और दूसरा ये कि वो यूरोप जा रहे थे, जहाँ सर्दी वैसे भी कुछ ज्यादा पड़ती थी। पानी की अगरचे सर्द मौसम की वजह से इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन ज्यादा नहीं कम ही सही पानी की जरूरत तो बहरहाल थी। उसका हल ये निकाला गया कि बर्फ को एक बर्तन में डालकर गर्म करके पिघला लिया जाता और इसे इस्तेमाल कर लिया जाता। बोरियत से बचने के लिए जहाज के फालतू चीजों को चलाकर आग का अलाव जलाया गया और सब लोग उसके गिर्द दायरे में बैठकर अपने अपने किस्से वाकयात सुनाने लगे। कभी कोई मंचला गीत गाने लगता। ये एक बार हमाद ने अपनी खुश आवाज में नात पढ़कर सुनाई, जिसे सब लोगों ने बेहद सराहा और पसंद किया। उसकी आवाज में ना जाने कैसा सहर था और कैसी कोशिश थी कि दिल करता बस सुनते ही रहो। और भी साथी ने ऐसे ऐसे चुटकुले और लतीफे सुनाए कि सब हंस हंस कर लूटपुट हो गए। सेठ छाबड़ी वाला भी अपनी हेलीकॉप्टर जैसी आवाज में हंस हंस कर धरती हिला रहा था और साजिद को दाद दे रहा था। आग की हिद्दत सुकून आमेज गर्माहट पहुंचा रही थी और कुछ देर के लिए वो लोग भूल ही गए कि वो किस मुसीबत से दो चार हो चुके हैं और आगे क्या हालात पेश आने वाले हैं। आया वो यहाँ से निकल भी पाएंगे या यही सफेद बर्फ उनका कफन और मदफन बन जाएगी। हमाद ने बारी बारी इन नौबहाता जोड़ों की तरफ नजर डाली जो घर से हनीमून मनाने निकले थे और इस आफत का शिकार हो गए थे, लेकिन इस वक्त इन लम्हा से भरपूर लुत्फ अंदोज हो रहे थे। दुनिया के हंगामे और शोर से हजारों मील दूर इस बर्फ के मैदान में जिंदगी के लम्हात कशीद कर रही थीं और हमाद ने दिल ही दिल में सोचा कि हनीमून तो दुनिया में हजारों की तादाद में लोग रोज मनाते होंगे, लेकिन अगर वो लोग यहाँ से सही सलामत निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो ऐसा हनीमून किसी खरपति ने भी नहीं मनाया होगा। ये एडवेंचर इन जोड़ों को सारी जिंदगी एक यादगार बनकर याद आने वाला था। काफी देर गुजर गई तो काफी लोग जहाज में जाकर सो गए। कुछ मनचले वहीं बैठे रहे। हमाद अलबत्ता सो गया था। वो जल्द सोने और जल्द उठने का आदी था। अगली सुबह हमाद ने एक गर्म ओवरकोट से खुद को ढांपा, हाथों में दस्ताने पहने, एक स्टिक ली और नाहिद से कहा, मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। अगर ना भी आ सका तो परेशान मत होना, रात आ जाऊंगा। उसने अपने साथ एक ताकतवर टॉर्च भी ले ली थी। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? नाहिद ने कदरे परेशान कुन लहजे में पूछा। जिंदगी का रास्ता तलाश करने, हमाद ने हमेशा की तरह मुस्कुराहट के साथ कहा और दरवाजा खोलकर बर्फ में तेजी से चलता धुंध में गायब हो गया। नाहिद ने ढीले से अंदाज में दरवाजा वापस बंद कर दिया और एक नजर मुसाफिरों पर डाली जो अभी तक ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। हमाद बर्फ और धुंध में गायब हो चुका था और नाहिद जहाज का दरवाजा बंद करके अपनी सीट पर आ चुकी थी। उसने नीम दराज होकर आंखें बंद कर ली। वो गुज़िश्ता 5 साल से इस एयरलाइन में एयर होस्टेस के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी और उसका कैरियर बहुत अच्छा जा रहा था और इस दौरान उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी पेश नहीं आई थी। एयरलाइन के पास बहुत सारे जहाज़ थे और नाहिद की ड्यूटी अलग-अलग जहाज़ों पर शेड्यूल के हिसाब से तब्दील होती रहती थी। इस जहाज़ पर ड्यूटी करते हुए इसे कम ही अरसा हुआ था, लेकिन यहाँ का अमला ख़ास तौर पर हमाद जिस तरह अच्छे तरीके और खंदा पेशानी और भरपूर इज्जत के साथ पेश आता था, इससे जहाज़ का अमला एक फैमिली की तरह एक दूसरे से जुड़ गया था। काम के अलावा भी वो बहुत सी बातें दोस्तों की तरह एक दूसरे से शेयर कर लिया करते थे। हमाद को इस थोड़े से अरसे में उसने जो जाना था वो ये था कि हमाद अपने काम से काम रखने वाला खुश इखलाक नौजवान था। उसे फ्लाइंग का जुनून की हद तक शौक था और वो इसी वजह से वो कम उम्र में फ्लाइट कैप्टन के ओहदे तक पहुंच गया था। ना जाने वो कितनी देर इन्हीं सोचों में गुम रहती कि साजिद उसके पास आ गया। उसकी चोटें अब बहुत बेहतर हो चुकी थीं। हमाद सर कहाँ गए? वो कॉकपिट में भी नहीं है। साजिद ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहा। वो सुबह ही सुबह बर्फ में ना जाने कहाँ चले गए। कह रहे थे रात तक वापस आ जाएंगे। नाहिद ने जवाब दिया, कहीं चले गए हैं? साजिद पुरसोच अंदाज में बुड़बड़ाया, लेकिन वो यहाँ कहाँ जा सकते हैं? ये जगह तो हम सबके लिए बिल्कुल अजनबी है और फिर दूर दूर तक यहाँ सवाए बर्फ के कुछ भी नहीं, साजिद ने कहा। फिर कुछ सोते हुए सवालिया अंदाज में नाहिद की तरफ देखा। वो कुछ खाने पीने का सामान भी अपने साथ ले गए हैं? नहीं, नाहिद ने नफी में सर हिलाया। खुदा ना खास्ता इन्हें कोई नुकसान पहुंच जाए, साजिद ने कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। सूरज निकल आया था और नरम धूप की किरणें सुकून आमेज हिद्दत पहुंचा रही थी। साजिद वापस जहाज में गया और कॉकपिट में जाकर एक ताकतवर किस्म की दूरबीन ले आया जो वो हमेशा अपने साथ बैग में रखा करता था। उसने दूरबीन काफी फासले दूर तक रेंज पर सेट की और आंखों से लगाकर देखने लगा। वो वक्फे वक्फे से अपना जाविया भी तब्दील करता जा रहा था।
वो काफ़ी देर तक यही अमल दोहराता रहा, लेकिन सिवाय मायूसी के से कुछ हाथ ना आया। हमाद का कहीं भी कोई अता पता नहीं था। साजिद ताकतवर दूरबीन पास होने के बावजूद ज्यादा दूर नहीं देख पाया, क्योंकि बर्फानी टीले उसकी राह में हाइल हो गए थे। खाने का ज़ख़ीरा इंतहाई खौफ़नाक हद तक कम हो गया, बमुश्किल कल तक चल पाएगा। नाहिद ने नीचे आकर उसे आगाह किया। ज़ाहिर है हमाद की गैर मौजूदगी में उसे साजिद से ही मशवरा करना था। हम ऐसा करते हैं कि आज नाश्ते में कुछ नहीं खाएंगे, दिन में सिर्फ बक़दर ज़रूरत ले लेंगे, साजिद ने कहा। तो नाहिद ने इस बात में सर हिलाया, और इसके अलावा इनके पास कोई चारा भी नहीं था। हमाद कहाँ है, कुछ पता चला? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? जैसे ही ख्वाब आवर दवा का असर खत्म हुआ, तो नींद से जागते ही हमाद की अम्मी ने सवालात की बौछार कर दी। जमशेद ने मुस्कुराकर अहलिया की तरफ देखा। तुम खामखा परेशान हो जाती हो बेगम, टेंशन मत लो, परेशानी की कोई बात नहीं है, हमाद को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। जमशेद मियाँ का चेहरा खुश और खिला हुआ था। बिलाशुबा वो अपनी अंदरूनी कैफियत और जज्बात को छुपाते हुए अहलिया के सामने कमाल अदाकारी कर रहे थे। और वो जो खबरों में बता रहे थे। हमाद की अम्मी ने हैरानी और परेशानी की मिली जुली कैफियत के साथ पूछा। अरे बेगम, वो तो पता नहीं कौन सी फ्लाइट थी जो कुछ देर के लिए रडार से गायब हो गई थी, और फिर वापस सब ठीक हो गया था। उसका हमारे हमाद से क्या ताल्लुक? जमशेद मियाँ जानते थे कि उनकी अहलिया को फ्लाइट्स के नंबर और इन चक्करों के बारे में ज्यादा इल्म नहीं था। वो बस इतना जानती थी कि उनका बेटा एक माकूल एयरलाइन के लिए जहाज उड़ाता है, और बस। अगले 10-15 मिनट तक जमशेद मियाँ अपनी अहलिया को पूरी तरह मुतमईन कर चुके थे। ना सिर्फ ये, बल्कि उनके जागने से पहले ही वो टीवी का केबल कनेक्शन भी मुनक़ता कर चुके थे कि कहीं हमाद की अम्मी खबरें देखकर फिर दोबारा कोई असर न ले लें। बहरहाल फिलहाल के लिए जमशेद मियाँ किसी न किसी तरह ये मामला संभाल चुके थे। दिन के वक्त सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो गई थी, जब स्टाफ, जो कि अब नाहिद और साजिद 2 अफराद का ही रह गया था, जब उन्होंने दिन के वक्त खाने के बचे खुचे ज़ख़ीरे में से मुसाफिरों को कम मिकदार में खाना देना शुरू किया, तो उस पर कुछ लोगों ने एहतजाज और शोर शराबा शुरू कर दिया। हमें सुबह भी नाश्ते में कुछ नहीं दिया, और अब भी बराए नाम खाना दिया जा रहा है। ये सूरत हाल नाकाबिले कबूल है। मैं वापस जाकर तुम लोगों की एयरलाइन पर केस कर दूंगा, सेठ झाबड़ी वाले ने कहा। केस कर दूंगा, शायद उसका तकिया कलाम बन गया था, फिर पहले से ही था। हाँ हाँ सेठ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप हमें भूख से मारना चाहते हैं। ये सूरत हाल नाकाबिले कबूल है। देखा देखी और भी कुछ लोग सेठ छाबड़ी वाले के हमायती हो गए। देखें सर, आप लोग बात को समझने की कोशिश करें, हमारे पास खाना अब ना होने के बराबर बाकी रह गया है। अगर हम हालात से समझौता करते हुए जो मिल रहा है उस पर ही गुजारा करने की कोशिश करेंगे, तो शायद हम 1-2 दिन मजीद निकाल दें, लेकिन अगर सारा खाना इसी वक्त खत्म हो गया तो फिर आगे का क्या होगा? क्या आप में से किसी के पास खाने को कुछ है? नाहिद की मुख्तसर सी तकरीर पर पूरे जहाज में सांप सूंघ गया। साजिद और नाहिद ने सुख की सांस ली के साथ बात इन लोगों की समझ में आ गई। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हमें खाना चाहिए और आप लोग हमें रोक नहीं सकते। चलो भाइयों, सेठ छाबड़ी वाला इंतशार फैलाने से बाज न आया, और चलो भाइयों का नारा मस्ताना लगाते हुए अपने भारी भरकम वजूद के साथ जहाज के किचन की सिमत भागा। 4-5 मजीद लोग उसके पीछे हो लिए। अब साजिद का हरकत में आना नागुज़ेर था। उसने फौरन नाहिद को पीछे हटने का इशारा किया, और जैसे ही सेठ छाबड़ी वाला करीब पहुंचा तो साजिद ने उसके रास्ते में हल्की सी टांग अड़ा दी। दूसरे ही लम्हे सेठ छाबड़ी अपने गेंडानुमा जैसे के साथ जमीन पर था। रुक जाइए आप लोग, पीछे से मजीद आने वाले लोगों के लिए साजिद आखिरी वार्निंग जारी की, लेकिन वो मुसलसल आगे बढ़ते ही जा रहे थे। तब साजिद का हाथ हरकत में आ गया। आगे बढ़ते एक शख्स के चेहरे पर साजिद का जोरदार घूंसा पड़ा, तो वो मुंह पकड़े जमीन पर बैठता चला गया। 2 लोगों के अंजाम ने पीछे आने वाले लोगों को खबरदार कर दिया था, और वो आगे बढ़ने के बजाय रुक गए। इसी दौरान कुछ मजीद लोग भी साजिद को मदद करने के लिए आगे आ गए, और किचन की तरफ बढ़ने वाले लोगों को पीछे धकेल दिया गया। सेठ छाबड़ी वाला भी उठकर कराहते हुए साजिद को कीनातोज नजरों से घूरता हुआ पीछे चला गया। फिजा में काफी तनाव पैदा हो गया था। जहाज में सिर्फ मर्द ही नहीं थे, खवातीन भी थी। सेठ छाबड़ी वाला उसके हामियों की वजह से नाखुशगवार धक्कम पेल और मारपीट हुई थी। इससे खवातीन काफी खौफजदा नजर आ रही थी। सूरत हाल पर काबू पा लिया गया था, और सब अपने अपने मामलात में मशगूल हो गए थे। कोई बाहर निकलकर चहलकदमी कर रहा था, तो कोई माजी को याद कर रहा था, कोई डायरी लिख रहा था, तो कोई अल्लाह का जिक्र कर रहा था। मशरिक से निकला सूरज मगरिब की तरफ जवाल पजीर हो रहा था, लेकिन अभी तक हमाद का कुछ पता नहीं था। साजिद मुसलसल रेडियो को ठीक करने की कोशिश में मशगूल रहता था कि किसी सूरत वो बाहर की दुनिया तक अपना पैगाम पहुंचाने में कामयाब हो सके, लेकिन अभी तक इन कोशिशों में नाकामी ही हाथ आई थी। लोगों में अब शदीद मायूसी छाने लगी थी, और उनमें चिड़चिड़ापन पैदा हो गया था। कुछ लोग बिला वजह ही आपस में लड़ते पाए जाते, और मुश्किल से इनका बीच बचाव कराया जाता। फहद, एक बात बताओ, नौशीन ने नकाहज़दा आवाज़ में कहा। हाँ नौशीन बोलो, फहद ने कहा। भूख और हालात ने अगरचे फहद को भी मुतासिर किया था, लेकिन अभी भी वो नौशीन की बनिस्बत काफ़ी बेहतर था। फहद, जहाज़ का रंग सफ़ेद है, नौशीन ने अजीब से लहजे में कहा। जहाज़ का रंग सफ़ेद है? हाँ तो, फहद ने उसका जुमला दोहराने के बाद कहा। और बर्फ़ का रंग भी सफ़ेद है, नौशीन ने इसी लहजे में कहा। हाँ ये भी है। फिर
फहद ने कदरे उलझे हुए लहजे में कहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि नौशीन क्या कहना चाह रही थी। तो ये कि मिसाल के तौर पर अगर कोई हमें रेस्क्यू करने के लिए ढूंढ रहा होगा या फिर वैसे ही कोई फ्लाइट यहाँ से गुजर रही होगी, तो क्या हम उन्हें नजर आएंगे? फहद चंद लम्हे नौशीन की बात पर गौर करता रहा। वाकई उसने बहुत पते की बात की थी। बुलंदी से सफेद बर्फ में सफेद जहाज का नजर आना नामुमकिन था तो बहुत मुश्किल जरूर था। वाकई ये बात खुद उसके जहन में भी नहीं आई थी जो नौशीन ने उसे बताई थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नौशीन, तुम बैठो मैं अभी आता हूँ। लेकिन कहाँ जा रहे हैं आप? नौशीन ने पूछा। बस अभी आया, फहद ने कहा और कॉकपिट की तरफ बढ़ गया जहाँ साजिद कुरानी आयात की तिलावत कर रहा था। माफी चाहता हूँ लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है, फहद ने कहा। साजिद ने आंखें सिकुड़ते उसे देखा और फिर चंद लम्हों बाद फहद साजिद को अपने मंसूबे के बारे में बता रहा था। साजिद उसकी बात से पूरी तरह मुत्तफिक था, लेकिन मसला ये था कि ऐसी चीज कहाँ से तलाश की जाए जिनकी मदद से फजा में से गुजरने वालों को तवज्जो हासिल करनी की जा सके। काफी सोच विचार के बाद फैसला किया गया जहाज की वो चीज़ जो फिलहाल इस्तेमाल में नहीं थी, इन्हें बाहर निकालकर एक तरतीब के साथ लंबी लाइन की सूरत में लगा दिया जाए ताकि अगर कोई जहाज इस रेंज में फजा से गुजरे तो वो इन्हें देख सके। सब लोगों को काम समझा दिया गया कि इन्हें क्या करना है, लेकिन अभी लोग ये काम शुरू करने ही वाले थे। एक शख्स आसमां की तरफ इशारा करते हुए हलक के बल चीख पड़ा, वो देखो, वो देखो, एक जहाज आ रहा है। हेल्प हेल्प, हमारी मदद करो, हम लोग यहाँ हैं। दीगर लोगों ने इशारे की सिमत इस जहाज को देखा तो वो सब भी चीख चीख कर आवाजें देने लगे, लेकिन जाहिर है इतनी बुलंदी तक उनकी आवाज नहीं पहुंच सकती थी। चीख चीख कर गले खुश्क हो चुके थे, लेकिन जहाज ने जाना था और वो जा चुका था। मायूसी के आलम में वो काम में लग गए। अगर वो लोग ये काम पहले ही कर चुके होते तो शायद सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होनी थी। रात की खौफनाक तारीकी ने हर चीज को अपनी लपेट में लिया हुआ था और बर्फानी ठंड खून जमा दे जा रही थी। इस कदर सर्दी में बाहर निकलने का तस्वुर ही दिल दहला देने के लिए काफी था, लेकिन रात की तारीकी में एक वजूद ऐसा भी था जो बर्फ पर इंतहाई चौकन्ना और एहतियात के साथ आगे बढ़ता हुआ एक गार के करीब पहुंच चुका था। वजूद ने गार के करीब पहुंचकर अंदर झांका और एहतियात के साथ अंदर दाखिल हो गया। ऐसा महसूस होता था जैसे वजूद को गार के अंदर किसी शय की मौजूदगी का खदशा था और इसलिए वो भरपूर एहतियात से काम ले रहा था। अचानक एक गैर इंसानी आवाज सुनाई दी और वो वजूद गार की दीवार के साथ दुबक गया। ये वजूद कोई और नहीं, कैप्टन हमाद था। जैसे ही गैर इंसानी आवाज सुनाई दी तो हमाद ने गार की दीवार के साथ दुबकने की कोशिश की थी, लेकिन गैर इंसानी आवाज कदमों की आहट मुसलसल उसके करीब आती जा रही थी। हमाद का इस तरह दुबके रहना मसले का हल नहीं था। अगर वो इंसानी मखलूक यहाँ पहुंच जाती तो हमाद का उसकी नजरों में आ जाना तय था। इसलिए हमाद ने फौरी तौर पर इर्द गिर्द नजरें दौड़ाकर छुपने की जगह तलाश करना शुरू कर दी। कदमों की आहट अब बिल्कुल करीब आ चुकी थी और गैर इंसानी गुर्राहट में भी इजाफा होता जा रहा था। तभी हमाद की नजर गार की दीवार में मौजूद एक दरारनुमा खला की तरफ पड़ी। खला ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि हमाद उस खला में बाआसानी समा सकता था। वैसे भी वो फिट जिसामत का इंसान था, चुनाचे उसने अपने इरादे को अमली जामा पहनाने में ज्यादा देर नहीं की और अगले ही लम्हे वो इस दराज नुमा खला में छुप चुका था। अगले ही लम्हे जो मखलूक वहां चलते हुए पहुंची, उसे देखते ही हमाद की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। तकरीबन 8 फुट ऊंची इंसान से मुशाबह मखलूक उसके सामने थी। उसका सर से पांव से पूरा जिस्म रीछ जैसे सफेद बालों से ढका हुआ था। बर्फानी आदमी हमाद के मुंह से बेख्तियार निकला। साजिद की हदायत और क़यादत में इन लोगों ने बहुत ही तरीके और सलीके से काम किया था। हर वो चीज़ जहाज से बाहर निकाल ली गई थी उनके इस्तेमाल की नहीं रही थी। अब एक लंबी सी लाइन की सूरत में इन चीज़ों को ढेर कर दिया गया था। मकसद सिर्फ यही था कि अगर कोई रेस्क्यू जहाज इन्हें तलाश करता हुआ यहाँ से गुजरे तो उसको इन लोगों को ढूंढने में दुश्वारी ना हो। बिलाखिर काफ़ी देर की मेहनत के बाद ये काम निपटा लिया गया। लोगों को इंतहाई कलील मिकदार में खाने की चीज़ें दी गईं, जिसे लोगों ने बादल नख्वासा कबूल किया। सेठ छाबड़ी वाला एंड कंपनी दोबारा किसी हंगामे का इरादा रखती थी, लेकिन साजिद के तेवर देखते इस बार सेठ छाबड़ी वाले ने चुप साधने में ही आफियत समझी। बर्फ को पीने के काबिल पानी के हसूल के लिए एक बार फिर से पिघलाया गया। लोगों ने कुछ ही लम्हों में खाना चट कर दिया था और अब इधर उधर देख रहे थे। अचानक एक मोहम्मद सा शख्स अपने छाते पकड़े कराने लगा। वो अपने सीट से लुढ़क कर जहाज के ठंडे फर्श पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। कुछ फौरन उसके इर्द गिर्द जमा हो गया और उसे संभालने की कोशिश करने लगे। हटिए हटिए प्लीज, पीछे हटिए, मुझे इनको देखने दीजिए। नाहिद ये कहते हुए फौरन वहां पहुंच गई। साजिद भी उसकी हमरा था। इनको दिल का दौरा पड़ा है, नाहिद ने इंतहाई तशवीश ज़दा लहजे में कहा और उसे ट्रीटमेंट देने की पूरी कोशिश करने लगी। वो उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वहां मौजूद दीगर लोग भी इस अचानक पेश आने वाली सूरत हाल पर दम बखुद थे। तिबी सहूलतें ना होने के बराबर थीं। नाहिद अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उसे बचा नहीं पाई। मोहम्मद शख्स दम तोड़ चुका था और उसकी रूह कब से अंसरी से परवास कर चुकी थी। नाहिद ने साजिद की तरफ देखते मायूसी से सर हिला दिया। चंद ही लम्हों में ये बात सब लोगों को पता चल गई थी और फजा सोगवार हो गई थी। लाश को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता था। चुनाचे बाहिमी मशावरत से ये तय पाया कि कुछ
दूर बर्फ में गड्ढा खोद कर लाश को वहां दफन कर दिया जाए। इस तरह लाश खराब होने से बच सकती थी, और अगर वो लोग यहाँ से निकलने में कामयाब हो पाते थे तो उसकी मैयत वर्षा के हवाले की जा सकती थी। चुनाचे ऐसा ही किया गया और उसे बर्फ में गड्ढा खोद कर लाश को दबा दिया गया। साजिद बर्फ में कुछ दूर बैठा खला में ना जाने क्या घुरा था जब नाहिद उसके पास पहुंच गई। सर हमाद अभी तक वापस नहीं आए, नाहिद ने उंगलियां चटकाते हुए कहा। और वो अपने साथ कुछ खाने का सामान भी नहीं लेकर गए। साजिद नाहिद की तरफ देखते हुए कहा, अब दो सूरतें हो सकती हैं, या तो हमाद सर जिंदा हैं या फिर खुदा न खास्ता इन्हें कुछ हो गया है, और अगर वो जिंदा हैं तो इसका मतलब ये कि उन्होंने कहीं ना कहीं से खुराक का हल ढूंढ लिया है और हम सब भी बच सकते हैं। साजिद ने हालात की बारीकबीनी से तज्जिया करते हुए कहा। अल्लाह ना करे सर हमाद को कुछ हो, नाहिद ने फिक्रमंदी से कहा। अगर सर हमाद जिंदा हैं तो इसका मतलब हम सब भी बच सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो उन्होंने खुराक का इंतजाम किया होगा। साजिद ने खला में देखते पुरसोच लहजे में कहा, हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठने के बजाय सर हमाद की तरह निकलना चाहिए खुराक की तलाश के लिए। नाहिद ने कहा, ठीक कहती हो। साजिद ने एक गहरी सांस खारिज की और फिर नाहिद की तरफ देखा। खाने का मजीद कितना सामान बचा है? सिर्फ इतना कि आखिरी बार ही दिया जा सकता है, उसके बाद खाने का नाम पर एक दाना भी नहीं बचेगा। नाहिद ने जवाब दिया। साजिद ने सिर्फ इतना ही कहा। वो किसी गहरी सोच में गुम था। हमाद ने दोनों हाथों से अपनी आंखें मस ली, लेकिन उसकी आंखों को देखने में कोई धोखा नहीं हुआ था। उसने बिल्कुल ठीक देखा था। उसके सामने इस वक्त बर्फानी आदमी मौजूद था। जी हाँ, बर्फानी आदमी, जिसे यति भी कहा जाता था, वही यति जिसके किस्से इसने मुख्तलिफ रसाइल और मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज में देखे थे। ये जानवर जिसे यति का नाम दिया गया था, एक लंबे अरसे से मुहिम जुओं और रिसर्च करने वालों का मौजू बहस था। इस बात का पता लगाने के लिए कि आया यति का हकीकत में कोई वजूद है भी, या ये महज एक अफसाना और अफवाह है। माहिरीन ने बड़े पैमाने पर तहकीक की थी, जिस पर बहुत सारा सरमाया भी खर्च हुआ, लेकिन नतीजा वही धाक के तीन पात। यदि आज तक एक मुअम्मा बना हुआ था। कुछ लोगों को ईमान की हद तक यकीन था कि यदि एक हकीकत है और उसका वजूद है। ये इंतहाई बुलंद तरीन बर्फीले इलाकों में रहता है और इंसानों से दूर भागता है, इसलिए कभी उसकी मौजूदगी के सबूत हासिल न हो सके। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि यति का कोई वजूद नहीं है, ये महज एक अफसाना और इंसानी जहन की इख्तरा है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने यति पर एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री फिल्म नशर की थी, जिसमें बताया गया था कि यति बर्फानी आदमी पर अब तक कौन कौन सी तहकीक की गई थी और उसकी मौजूदगी के हक में कौन कौन से दलाइल और सबूत सामने आए थे। बहरहाल ये एक नेशनल जियोग्राफिक चैनल की एक मालूमाती और तहकीक पर मबनी डॉक्यूमेंट्री थी, जिसका खुलासा ये था, साइंसदान मखमसे का शिकार हैं और अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि रोए ज़मीन पर यति बर्फानी आदमी का कोई वजूद है या नहीं। और अब वही जीता जागता बर्फानी आदमी हमाद की आंखों के सामने मौजूद था। हमाद बगैर पलक झपकाए उसे देख रहा था। ये और बात थी कि बर्फानी आदमी इस बात से कतई बेखबर था कि सदियों से जिस इंसान को उसने घर तक भी नहीं पहुंचने दिया था, और अब एक इंसान उसकी आरामगाह तक पहुंच चुका था, चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन बहरहाल पहुंच चुका था। बर्फानी आदमी जिस तरह आया था उसी अंदाज में गार की अंदरूनी तरफ लौट गया। उसके जाने के बाद हमाद ने एहतियात के साथ आसपास की सुनगुन ली। भारी कदमों की आहट अब दूर जा चुकी थी। जहाज से निकले हुए आज हमाद को तीसरा या चौथा दिन था, और उसका यहाँ तक पहुंचना भी एक एडवेंचर और मुहिमजोई से कम ना था। निकलते वक्त उसने सिर्फ एक टॉर्च स्टिक और एक छोटा सा बैग अपने साथ लिया था। शदीद ठंडी हवा के थपेड़े कानों को सिसरा रहे थे, लेकिन वो मुसलसल आगे बढ़ता रहा। रास्ते में बर्फानी टीले से जिन पर वो चढ़ाई कर रहा था, काफी देर की मशक्कत के बाद वो इन टीलों को पार कर चुका था और अपना सफर जारी रखे हुए था। इसे चलते हुए काफी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक उसके सामने तहद्दे निगाह वैसे का वैसा ही मैदान था जैसे जहाज से चलते वक्त उनके सामने था। यहाँ कुछ देर बैठकर सिसकाने के बाद फिर से चल पड़ा। इस बार उसके सामने जो बर्फानी टीला आया था वो पिछले तमाम टीलों से काफी बड़ा और ऊंचा था, और इसे पार करते वक्त हमाद को दांतों पसीना आ गया। चढ़ाई तो उसने जैसे तैसे मुकम्मल कर ली थी, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरने लगा, अचानक उसका पांव लड़खड़ाया और वो गोली की रफ्तार से नीचे गिरने लगा। बिलाखिर वो कठिन तरीन वक्त भी आ गया जब जहाज में मौजूद खाने का बचा खुचा आखिरी हिस्सा भी लोगों को दे दिया गया। तमाम लोग खाना खा चुके थे और साथ ही इन्हें बता दिया गया था कि स्टाफ के पास इनको देने के लिए कुछ नहीं बचा। अब सबको अपनी बका की जंग खुद लड़नी होगी और जिंदगी से रिश्ता बनाए रखने के लिए खुद खुराक हासिल करने के जराये ढूंढने होंगे। साजिद ने बाकायदा ऐलान कर दिया था, और इसके साथ सब परेशानी और तशवीश से एक दूसरे को देखने लगे। तिबी नुक्ता नज़र से इंसान बगैर खाए पिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन ये अरसा हालात और मौसम के मुताबिक कम या ज़्यादा भी हो सकता था। यहाँ मौसम सर्द था और मेहनत ना होने के बराबर। इस तरह शायद लोग ज़्यादा दिन रह सकते थे, लेकिन एक मनफी पहलू ये भी था कि इन्हें पहले ही बहुत कम खुराक मैसर हो रही थी, दिन में सिर्फ एक बार। अब बिल्कुल ही खुराक के एक दाने के बगैर ये लोग कितनी दिन मौत से लड़ सकते थे, ये कोई नहीं कह सकता था। बूढ़े और बीमार लोगों को नॉर्मल लोगों के मुकाबले और ज़्यादा मुश्किलात आ सकती थी, लेकिन सब हालात के आगे मुकम्मल बेबस थे।
बेबसी इन लोगों पर कहके लगा रही थी और नाच रही थी। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। इस तरह तो मैं भूख से मर जाऊंगा, और मैं मरना नहीं चाहता, बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। मेरे लिए कुछ करो वरना मैं केस कर दूंगा, मैं सब लोगों पर केस कर दूंगा। सेठ छाबड़ी वाला अचानक हुजियानी अंदाज में चिल्लाने लगा। आखिर में उसने अपना मखसूस जुमला भी दोहरा दिया था, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उसकी बातों का किसी ने जवाब देना जरूरी समझा। वहां सब लोगों को अब अपनी पड़ी थी। खुराक खत्म होने का सुनकर सबके औसान खता हो गए थे और इन लोगों को अपनी मौत साफ नजर आने लगी थी। जाहिर इस बर्फीले मैदान में इन्हें कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी जिससे खुराक का हसूल हो सके, सिवाय इस मुहिम सी उम्मीद के यहाँ से गुजरने वाली कोई फ्लाइट इन्हें देख ले और उनकी जिंदगी बच जाए। इसके सिवा जान बचने का कोई अमकान नजर नहीं आ रहा था। हमाद नीचे उतरते हुए लड़खड़ाया और गोली की रफ्तार से नीचे गिरने लगा। एक लम्हे के लिए उसके सामने हर चीज घूमकर रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। वो बर्फीली ढलान से तेजी के साथ लड़कता हुआ नीचे गिर रहा था। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन बेसुध उसका दिमाग घूम कर रह गया था और जब तक वो संभल पाता वो नीचे गिरा और खचक की आवाज के साथ उसका पांव घुटनों तक इंतहाई सर्द माया में धंस चुका था। लुढ़क कर गिरने से लेकर यहाँ तक पहुंचने तक हमाद संभलने और सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला था कि हुआ क्या है। उसकी आंखों के सामने हर चीज घूम कर रह गई थी, लेकिन अब जब हमाद लैंड कर चुका था तो उसने अपने इर्द गिर्द देखा और सूरत हाल का अंदाजा लगाने की कोशिश की। तभी उसके पाँव में इंतहाई सर्द सनसनी का एहसास हुआ तो उसने अपने पाँव की तरफ देखा। हमाद का पाँव बर्फ को तोड़कर अंदर धंस गया था और बर्फ की मोटी तह के नीचे पानी बह रहा था। कुछ देर की जिद्दोजहद के बाद हमाद अपना पाँव बाहर निकालने में कामयाब हो गया। खैर, गुजरी के मामूली चोट ही आई थी, लेकिन इस मामूली चोट ने बर्फ की मोटी तह के नीचे बह रहे पानी का इंकशाफ कर दिया था। हमाद उठकर खड़ा हो गया और इस जगह का जायजा लेने लगा। टीलों के बीच में ये 30-40 फुट चौड़ा रास्ता सा था जो लंबाई में दूर तक जा रहा था। अगर इस मोटी बर्फ की तह के नीचे पानी का इंकशाफ ना होता तो हमाद ये कभी ना जान पाता कि ये दरअसल एक दरिया है जिसकी ऊपरी तह शदीद ठंड की वजह से जम चुकी है, लेकिन अंदर अब भी पानी बह रहा है। हमाद के जहन में ये सारी बातें आई और चली गईं। उसने अपना बैग पीछे लटका लिया और एक बार फिर से सफर शुरू कर दिया। इस बार उसने इस जमे हुए दरिया के साथ साथ ही चलने का फैसला कर लिया था। उसे उम्मीद थी कि यह रास्ता उसे कहीं ना कहीं जरूर पहुंचा देगा। अभी वो कुछ कदम ही चला था कि अचानक ये ख्याल उसके जहन में आया और वह तकरीबन ही उछल पड़ा। अगर यहाँ पानी था तो इसका मतलब आबी जिंदगी की मौजूदगी भी लाजिम थी। हो सकता है मछलियां भी हों। यह ख्याल आते ही उसके चेहरे पर एक उम्मीद और खुशी की लहर दौड़ गई और वो वापस पलटा। लेकिन मसला ये था कि अगर यहाँ मछली मौजूद थी भी तो वो इस छोटे से सुराख से इन्हें कैसे पकड़ता, और वो भी मछली पकड़ने वाले औजार के बगैर। इस मसले का हल ढूंढने के लिए कैप्टन हमाद गहरी सोच में डूब गया। वो इसी तरह कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा और फिर अचानक उसकी आंखों में चमक उमड़ आई। वो अपने जरखे जहन में एक तरकीब सोच चुका था। अगर किस्मत उसका साथ देती तो उसे कामयाबी जरूर मिलती। उसने अपना बैग कंधों से नीचे उतारा और घुटनों के बल बैठकर उसकी जिप खोलने लगा। बैग की जिप खोलने के बाद उसने टॉर्च निकाली जो उसने जहाज से रवाना होते वक्त अपने साथ ली थी। ये एक छोटी मगर अच्छी क्वालिटी की ताकतवर बैटरी वाली टॉर्च थी। उसने बाएं हाथ में टॉर्च पकड़कर अंदर पानी में रोशनी डाली जहां से बर्फ टूटकर उसका पांव धंसा था। उसके बाद उसने अपने दाएं हाथ में स्टिक संभाल ली जिसका एक सिरा आगे से नोकदार था। हमाद मछली पकड़ने के लिए जो तरीका अख्तियार कर रहा था ये एक तरह से अंधेरे में तीर चलाने के मुतरादिफ था और ये वो बात खुद भी अच्छी तरह जानता था। लेकिन उसका नाम हमाद था, कैप्टन हमाद। वो इस तरह के नामुमकिनात को मुमकिन बनाने के लिए जाना था और वो इस बात का कायल था कि कामयाबी हमेशा उन्हीं को मिलती है जो नए चैलेंजेस को कबूल करते हैं और कोशिश करते हैं। कोशिश करने से पहले किसी मंसूबे का नाकाबिले अमल करार दे देना ही इसके नज़दीक नाकाम लोगों की निशानी थी, और वो नाकामयाब इंसान नहीं था और ना ही आइंदा बनना चाहता था। चुनाचे वो एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में नोकदार स्टिक लिए पूरी तरह तैयार था। उसने खुदा का नाम लेकर बैटरी का बटन ऑन कर दिया। जैसे ही ताकतवर टॉर्च की रोशनी अंदर पड़ी तो पानी में हलचल मची और उसके साथ ही उसका दायां हाथ किसी माहिर शिकारी की तरह हरकत में आया और उसकी स्टिक पानी में अंदर तक धंसी चली गई। उसने स्टिक बाहर निकाली जो कि अब काफी वजनी मालूम हो रही थी। उसका अंधेरे में चलाया हुआ तीर बिल्कुल ठीक निशाने पर लगा था। स्टिक में एक नहीं पूरी 3 मछलियां फंसी हुई थी। ये काफी बड़ी और मोटी ताजी मछलियां थी। हमाद के लिए एक मछली ही काफी थी, लेकिन उसने कुछ सोचकर शिकार वाली मशक दोबारा दोहराने का फैसला किया और इस बार उसे नाकामी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बार बार कोशिश करता रहा और स्टिक पानी में उतारता रहा। उसकी कई कोशिशें नाकाम लेंगी, लेकिन कुछ कामयाब भी रहीं। लेकिन बहरहाल इतना जरूर था कि अब उसके पास काफी मिकदार में मछली जमा हो चुकी थी और साथ ही उसका बाजू भी थक कर शल हो गया था। वो कुछ देर के लिए चित लेट गया और नीले आसमान को घूरता रहा। उसके बाद उसने स्टिक की नोक की मदद से एक मछली का पेट चाक किया जो कि बाकी सबकी निस्बत छोटी थी। मछली के पेट से आलाइश वगैरह निकाल कर अब वो उसे खाने के लिए दिल को मजबूत कर रहा था। उसने आज तक कभी भी कच्ची मछली या गोश्त नहीं खाया था
और ज़ाहिर है यहाँ ऐसी कोई सहूलत नहीं थी कि मछली पकाई जा सकती। चुनाचे उसे मजबूरन मछली को बगैर पकाए ही खाना था। वो कुछ देर यूं ही मछली को हाथ में पकड़े घूरता रहा, जैसे इससे सवाल जवाब करने का इरादा रखता हो, और फिर अल्लाह का नाम लेकर खाने लगा। मुश्किल जरूर हुई, लेकिन उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि पेट में कुछ खाना तो गया। जैसे जैसे वो मछली का गोश्त खाता जा रहा था, उसके जिस्म में तवानाई सी भरती जा रही थी। खाने से फारिग होने के बाद उसने एक मछली का पेट मजीद चाक किया और अलाइश वगैरह साफ करने के बाद उसे और टार्च दोनों को बैग में रख लिया। उसने बाकी मछलियां वहीं रहनी जो कि अच्छी खासी मिकदार में थी। उसने बैग वापस कंधों से लटकाया और अपनी स्टिक उठाने के बाद एक फिर से सफर के लिए निकल गया, लेकिन उसका रुख जहाज की तरफ अब भी नहीं था। उसे तो रास्ता तलाश करना था, हाँ, जिंदगी का रास्ता। उसने एक नजर मछलियों के ढेर पर डाली और उसके बाद एक मुस्कुराती नजर इस तरफ डाली जिस तरफ से वो आया था। तुम लोग भी क्या याद करोगे, उसने दिल ही दिल में कहा, और एक बार फिर से चल पड़ा। उसके बाद वो बगैर रुके चलता चलता रहा और चलता ही रहा, यहाँ तक कि रात होगी, और रात अपने साथ खून जमा देने वाली सर्दी भी लाई। अब उसे फौरी तौर पर सर छुपाने के लिए कोई ठिकाना या पनाहगाह चाहिए थी। सर्द अंधेरी रात में वो आगे बढ़ रहा था कि उसे यह गार नजर आ गई, जो किसी पहाड़ी चट्टान में बनी हुई थी। इससे बेहतर पनाहगाह कम अज कम इस वक्त उससे बेहतर और कोई इसके लिए नहीं हो सकती थी। चुनाचे वो उसकी जानिब बढ़ने लगा, लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि वहां कोई मोजी जानवर भी हो सकता था जो इस वक्त अपने आराम में खलल डालने पर हमाद पर हमला भी कर सकता था। जैसे ही हमाद इस कार में दाखिल हुआ, उसे वो गैर इंसानी आवाज सुनाई दी थी, और यहीं जाने अनजाने में उसका सामना बर्फानी आदमी से हो गया था। वक्त का काम था गुजरना, और वो गुजर रहा था। जहाज में मौजूद लोगों को आखिरी बार खाने खाए तकरीबन 10 घंटे होने को आए थे, और वो लोग भूख से निढाल हो चुके थे। सेठ छाबड़ी वाला जैसी मोटी जिसामत के लोगों के लिए सूरत हाल मजीद कठिन हो गई थी। एक तो मोटापे की वजह से उसे भूख ज्यादा लगती थी, और दूसरा ये कि उसके एक इशारे पर अनवाउ अक़साम के खाने उसके सामने पेश करने के लिए नौकर हर वक्त मौजूद रहा करते थे। और आज ये वक्त था कि वो सोच रहा था, अगर कोई बासी सूखी रोटी भी मिल जाए तो उससे पेट भर लूंगा। लेकिन किस्मत की सतम ज़रीफ़ी ये कि इस वक्त खाने के लिए उसे एक सूखी रोटी भी मुयस्सर नहीं थी। कुछ लोगों ने भूख से बेताब होकर बर्फ खाने के लिए मुंह में भर ली, लेकिन इससे भूख तो क्या मिटनी थी, उल्टा नुकसान हुआ। ये खुली बर्फ थी और सेहत के लिए उसके मुज़र असरात भी थे। इससे पहले वो बर्फ को पानी बनाने के लिए उबाला करते थे, जिसकी वजह से उसके मुज़र बैक्टीरिया वगैरह खत्म हो जाते थे। लेकिन अब जब भूख की वजह से कुछ लोगों ने बर्फ खाई तो उसने मैदे में इन्फेक्शन कर दिया, और वो पेट पकड़े वहीं लेट गए और खांसने लगे। हर किसी को अपनी जान के लाले पड़े थे, और कोई उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। यहाँ तो खाने की एड़ियां रगड़ रहे थे कजा के, इन्हें दवाइयां वगैरह दी जाती। कुछ लोग गिरते पड़ते इन दरख्तों के पास पहुंच गए जो इक्का दुक्का यहाँ करीब वो ज्वार में पाए जाते थे। पेट का दोजख पूरी तरह से जल रहा था, और उसे भरने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, और वो था खाना। जब इन लोगों ने दरख्त पर लगे पत्तों को देखा तो बेख्तियार उसे खाने को दौड़े और तोड़कर खाने लगे, लेकिन वो इस बात से कतई बेखबर थे कि इस दरख्त के पत्ते जहरीले थे। वो पत्ते इन्हें जिंदगी बचाने के बजाय खींचकर मौत की वादी की तरफ ले गए। जहर की तासीर इतनी तेज थी कि जिसने भी वो पत्ते खाए वो वहीं तड़प तड़प कर मर गया। जिन लोगों ने अभी पत्ते नहीं खाए, जब उन्होंने दिगर लोगों का हाल देखा तो खौफ से रोंगटे खड़े हो गए और वापस जहाज के पास आकर ही दम लिया। एक लेडी जिसके पास इंतहाई कीमती और आला क्वालिटी चमड़े का बैग था, उसने नाहिद से दरख्वास्त की कि वो उसकी मदद करे। वो अपने चमड़े के बैग को उबाल कर खाना चाहती। वहां बहुत ही बदतरीन हालात थे, और साजिद ये बात अच्छी तरह देख रहा था। उसके पास अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे थे, या तो यूं ही मदद का इंतजार करते करते एरियां रगड़ते मर जाए, या फिर हमाद के नक्शे कदम पर चला जाए। उसे नहीं मालूम था कि हमाद जिंदा है या नहीं, लेकिन यहाँ इंतजार करके मरने से बेहतर था कि आखिरी दम तक कोशिश और जिद्दोजहद करके मरा जाए। चुनाचे उसने अपनी बची खुची तवानाई जमा की और इस तरफ निकल खड़ा हुआ जिस तरफ नाहिद के मुताबिक हमाद गया था। ये मगरिब के आसपास का वक्त था जब वो इस रास्ते पर निकला था। नाहिद ने उस लेडी की मदद की दरख्वास्त कबूल कर ली थी, और वो उसके चमड़े के बैग को उबालने में मदद कर रही थी। काफी देर तक उबालने के बाद चमड़ा बहुत नरम हो गया था। लेडी ने नाहिद को भी शामिल कर लिया, और वो दोनों उबला हुआ चमड़ा खाने की कोशिश करने लगी। इधर सेठ छाबड़ी वाला भूख से बुरा हाल था, और वो जहाज की दीवारों से टकराता फिर रहा था। हाय जालमों ने भूख से मार दिया, केस कर दूंगा, बाखुदा केस कर दूंगा। सेठ छाबड़ी वाला अपनी ही धुन में बोलता जा रहा था, लेकिन वहां उसकी दहाइयों पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। रात आई और साथ नींद भी लाई। नींद ने किसी हद तक इनकी भूख पर मरहम रख दिया था, लेकिन ये वक्ती मरहम था, बिल्कुल आरजी। रात का ना जाने कौन सा पैर था जब नाहिद की आंख खुल गई। उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हुई महसूस हुई। इन आवाजों के बारे में जानने का फैसला किया। उसने खिड़की से झांक कर देखा, आवाजें इसी तरफ से आ रही थीं जिस तरफ मर जाने वाले शख्स की लाश बर्फ में दफन थी। वो तरह तरह के वसवसे दिल में लिए हुए जहाज से बाहर आ गई। टॉर्च उसके हाथ में थी, और उसने सर्दी से बचने के लिए गर्म चादर अच्छी तरह अपनी गिर्द लपेट ली थी। वह टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ती जा रही थी। आवाजें भी अब करीब से आना शुरू हो गई थी। नाहिद को अच्छी तरह याद था कि ये ठीक वही जगह थी जहां दिल के दौरे से मर जाने वाले शख्स को दबाया गया था।
जैसे ही करीब पहुंचकर नाहिद ने टॉर्च की रोशनी डाली, उसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। बर्फ में गड्ढा खोदा हुआ था और मर जाने वाले आदमी की लाश बाहर पड़ी, और लाश के पास ही सेठ छाबड़ी वाला और जहाज के 2-3 मजीद लोग मौजूद थे। उनके मुंह में खून लगा हुआ था और वो लाश का गोश्त नोच नोच कर खाने में मसरूफ थे। रात की तारीकी में उनके दांतों से टपकने वाले खून के कतरे ने इंतहाई भयानक मंजर पेश कर रहे थे, और वो लोग ड्रैकुला की मानी दिखाई दे रहे थे। इनके पास छुरी भी थी जिससे वो गोश्त को काट काट कर खा रहे थे। छुरी वाला वो गालिबन जहाज की किचन से उठा लाए थे। ये मंजर देखकर नाहिद के रोंगटे खड़े हो गए और उसे उबकाई आ गई। नाहिद की आवाज सुनकर एक लम्हे के लिए चौंक कर इन लोगों ने उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर वो दोबारा अपने काम में मशगूल हो गए। नाहिद के लिए अब एक लम्हे के लिए भी वहां रहना महाल था। उसने फौरन वहां से दौड़ लगा दी और जहाज में आकर ही दम लिया। उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थी और दिल की धड़कन बेतरतीब थी। कुछ पहले उसने जो मंजर देखा उसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। बतौर एक प्रोफेशनल एयर होस्टेस वो चाहे कितनी ही निडर क्यों ना सही, लेकिन आखिर औरत जात थी, और इस मंजर ने उसे बुरी तरह खौफजदा कर दिया था। काश हमाद सर यहाँ होते, उसने दिल में शिद्दत से सोचा। फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह होते ये बात सब लोगों में फैल गई। सेठ छाबड़ी वाला और उसके साथी लोगों को अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। सूरत हाल पहले ही बदतरीन और मखदूश थी, ऊपर से इस वाक़े ने में इसमें मजीद इजाफा कर दिया था। बची खुची लाश को फहद वगैरह ने मिलकर दोबारा दफन कर दिया, और सेठ छाबड़ी वाला एंड कंपनी के कारनामे पर सर पीट कर रह गए। मजीद ये हुआ कि बर्फ खाने की वजह से जिन लोगों के पेट में इन्फेक्शन हुआ था, उनमें से भी 3 लोगों की मौत वाक़ई हो गई। फ़ज़ा काफ़ी सोगवार थी। मुर्दों का कौन सोग मनाता, यहाँ तो जिंदों की हालत बदतर थी। दोपहर तक नाहिद बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी के आखिरी पल हों। कैप्टन हमाद के बाद साजिद भी पता नहीं कहाँ चला गया था। फ़हद और नौशीन शदीद भूख और नकाहत से निढाल होकर लेटे थे। नौशीन, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, कोई वादा पूरा नहीं कर सका। हालात ने मुझे बिल्कुल बेबस करके रख दिया है। नहीं फ़हद, ऐसा मत कहें, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। आपने मुझे इतनी खुशियाँ दी हैं कि अगर अब मर भी जाऊँ तो मुझे कोई गिला नहीं। नौशीन ने नकाहत भरे लहजे में बमुश्किल कहा। कमज़ोरी की वजह से इस अल्फाज भी ठीक तरह से अदा नहीं हो पा रहे थे। फ़हद ने अपनी बीवी की ये हालत देखी तो शदीद बेबसी से उसके आंसू निकल आए, और फिर वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो बहते चले गए। साजिद ने बिल्कुल वही रास्ता अख्तियार किया जिस तरफ का रुख हमाद ने किया था। वो गिरता पड़ता सफर करता रहा और चलता रहा। इसमें चलने की सकत बिल्कुल भी नहीं रही थी, लेकिन वो चलता रहा और चलता ही रहा, यहाँ तक कि उसने वो ऊंचा टीला भी पार कर लिया जहां से हमाद गुजरा था और जिसके बाद जमा हुआ दरिया था। शदीद नकाहत और कमजोरी की वजह टीले से उतरते वक्त उसे चक्कर आ गया और वो लड़कते हुए नीचे गिरने लगा। अब वो लड़कना बंद हो चुका था और जमे हुए दरिया पर लेटा था। कुछ देर तक वो यूं ही लेटा रहा। उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई और उसकी आंखें बंद थीं। कुछ देर बाद उसने आंखें खोल दी। नकाहत इस कदर ज्यादा हो चुकी थी कि उसमें अब उठने की भी सकत नहीं बची थी। उसकी आंखों के सामने हर चीज धुंधला रही थी, लेकिन किसी न किसी तरह उसने करवट तब्दील की, और जैसे ही उसने करवट तब्दील की उसे धुंधली आंखों से मछलियों का एक ढेर नजर आया। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया उसका जहन अब ठीक से काम करना छोड़ चुका है। इस वीराने में भला कौन इसके लिए मछलियों का ढेर छोड़कर जा सकता था। उसने अच्छी तरह अपनी आंखें मली और देखा, लेकिन अब भी वही मंजर उसके सामने था। उसने खुद को चुटकी भी काट कर देखी, लेकिन जो उसने देखा वो वहम नहीं था, हकीकत थी। हाँ, वो ठीक इसी जगह गिरा था जहां पर कैप्टन हमाद उनके लिए मछलियों की सूरत में जिंदगी का सामान छोड़ गया था। साजिद बेख्तियार अपने रब का शुक्र बजा लाया और बेसब्री से मछली खाने लगा। वो 2 रोज से भूखा था, चुनाचे सिर होकर खाने लगा, और इस वक्त इसे ये कच्ची मछली दुनिया की बेहतरीन और लजीज तरीन शय लग रही थी। उसने पेट भर कर खाया और फिर बर्फ पर चित लेट गया। मछली ने उसके अंदर जबरदस्त तवानाई भर दी थी। वो कुछ देर यूं ही लेटा रहा और फिर एक नए अज़्म और हौसले के साथ उठकर मछलियां अपने बैग में भरने लगा। उसे अच्छी तरह अंदाजा था कि जहाज में मौजूद लोग भूख की किस नहज पर पहुंच चुके होंगे। चुनाचे उसने मछलियां बैग में भरकर अपने हाथ धोए जहां से बर्फ टूटकर सुराख हो गया था। उसके बाद उसने बैग कंधों पर लटकाया और वापस चल पड़ा। उसकी आंखों में खुशी और उम्मीद की चमक थी कि अब जहाज पर मौजूद लोगों को जिंदगियां बच जाएंगी। हमाद इस गार तक आया तो सिर्फ रात गुजारने के लिए था, लेकिन जब उसने यहाँ बर्फानी आदमी को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। कुदरत ने उसे एक इंतहाई शानदार मौका फराहम कर दिया था। माहिरीन जिस बात की खोज लगाने और सबूत ढूंढने के लिए अपना बेशुमार सरमाया और सालों लगाने के बाद भी पता नहीं लगा पाए, बर्फानी आदमी जो कि कई दहाइयों से माहिरीन के लिए एक मुअम्मा बना हुआ था, अब वही मुअम्मा जीती जागती सूरत में उसके सामने था। कैप्टन हमाद के दिल में शदीद तरीन ख्वाहिश उभरी कि काश उसके पास कैमरा होता तो वो बर्फानी आदमी की तस्वीर ले सकता था। ये काम वो अपने स्मार्टफोन के कैमरे से भी कर सकता था, लेकिन बदकिस्मती से जिस वक्त वो टीले से गिरा था तो लड़कने की वजह से उसका सेल फोन टूट गया था और बेकार हो गया था। चलो, तस्वीर ना सही, उसके जिस्म का बाल वगैरह या ऐसी चीज जरूर हासिल करूंगा जिसको माहिरीन के सामने पेश कर सकूंगा कि यति का हकीकत में वजूद है, और लिपार्टी टेस्ट के बाद ये बात साबित हो जाती। लेकिन मसला ये था कि बर्फानी आदमी का
डीएनए सैंपल के किस तरह हासिल किया जाए, इसके लिए उसे बर्फानी आदमी के करीब जाना था और ये इसके लिए इंतहाई खतरनाक हो सकता था। कैप्टन हमाद को बर्फानी आदमी के बारे में जो मालूमात हासिल थी और जो कुछ उसने पढ़ा था उसके मुताबिक बर्फानी आदमी में इतनी ताकत पाई जाती थी कि वो एक मजबूत दरख्त को भी बआसानी अपनी जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता था और ये ताकत कैप्टन हमाद के जिस्म को टुकड़ों में तब्दील कर देने के लिए काफी थी। हमाद को चाहिए तो ये था कि बर्फानी आदमी को देखते ही गाड़ से निकल जाता और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाता, लेकिन हमाद ने ऐसा नहीं किया। वो अच्छी तरह जानता था कि बर्फानी आदमी के घर में उसकी मौजूदगी मौत को दावत देने के मुतरादिफ था, लेकिन हमाद के सर पर जुनून था कि वो बर्फानी आदमी का डीएनए साथ लेकर ही जाएगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। और इसलिए उसने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक दाव खेलने का फैसला कर दिया और कार में मोहतात अंदाज में आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इसने टार्च चलाने की हमाकत बिल्कुल भी नहीं की थी। वो फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहा था। रात की तारीकी में सर्द बर्फीली हवाएं गार के दहाने से अब भी अंदर दाखिल हो रही थी। अब गार दाएं तरफ मुड़ रहा था। जैसे ही कैप्टन हमाद ने मोड़ काटा, वो बिजली की सी फुर्ती से वापस आया और गार की दीवार की ओट में हो गया, क्योंकि उसने बर्फानी आदमी को चलते हुए देख लिया था। खुशकिस्मती से बर्फानी आदमी ने उसे नहीं देखा था, लेकिन हमाद जिस फुर्ती से वापस मुड़ा था और उससे कुदरती तौर पर एक शोर सा जरूर पैदा हुआ था जिसने बर्फानी आदमी को चौंका दिया और गर्दन मोड़कर इसे देखने लगा, लेकिन शायद वो तजुर्बे का शिकार था, इसलिए गर्दन झटक कर वापस दूसरी जानिब मुड़कर चलने लगा। वो इंसान की तरह सीधी लंबी मजबूत टांगों वाला, अंदर की तरफ दबा हुआ पेट और चौड़े सीने वाला था। वाज़ेह गर्दन, गोल और बड़ा सर था और पूरा जिस्म सफेद बालों से ढका हुआ था, जबकि सर सुरमई और सुर्खी माइल बालों से ढका हुआ था। चौड़ा ढलान नुमा माथा जो कि बालों से ढका हुआ था, माथे के नीचे किस कदर अंदर को धसी हुई इंसान जितनी बड़ी आंखें, सुतमा नाक मगर नथने चौड़े थे, बाकायदा होंठ और उनके पीछे इंसान जैसे चौड़े हुमवार दांत, अलबत्ता कुछ इंसानों से किस कदर बड़ी थी, जो इसके गोश्तखोर होने की निशानी थी। बाजू तवील और हाथ इंसानों जैसे थे, मगर तमाम उंगलियां सवाए अंगूठे को छोड़कर बड़ी और साइज में एक जैसी थी। उसकी हथेलियां साफ, मगर हाथ की पुश्त भी बालों से ढकी हुई थी। वह कंधे झुकाकर कमर को कमान बनाकर चल रहा था, लेकिन कैप्टन हमाद जानता था कि उसे खतरा महसूस हुआ या इसे हमला करना हुआ तो वो सीधा और कमर तान कर चलेगा। बर्फानी आदमी इंसान से 5 गुना ताकतवर, 3 गुना तेज और मुश्किल तरीन चट्टानों और पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने का माहिर होता है। अपनी 17 इंच लंबे और तकरीबन 7 इंच चौड़े पांव से चलते हुए वो एक अजीब सी धमक पैदा कर रहा था। कुछ ही देर में वो कैप्टन हमाद की नजरों से ओझल हो गया। हमाद कुछ देर दीवार के साथ लगा सुनगुन लेता रहा और फिर एक मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन कैप्टन हमाद को ऐसा महसूस हुआ कि ये सुरंग तो सिर्फ बर्फानी आदमी की रिहाइशगाह तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे राहदारियां हुआ करती हैं। हमाद चलता रहा और जब सुरंग का अख्ताम हुआ तो उसने अपने आप को एक बड़े से हॉल में पाया। हॉल बिल्कुल साफ सुथरा था, जो आगे जाकर मजीद हिस्सों में बटा हुआ था। कुछ ही दूर उसे पानी का एक तालाब सा नजर आया। कैप्टन हमाद ने पानी में हाथ डाला तो हैरत अंगेज तौर पर वो बिल्कुल ताज़ा पानी की तरह था, जिस तरह ताज़ा पानी जमीन से निकलते वक्त हल्का सा गर्म होता है। अभी तक कैप्टन हमाद को यहाँ कोई जीरो नजर नहीं आया था। अचानक हमाद की नजर दीवार में मौजूद एक खला की तरफ पड़ी। खला की लंबाई और चौड़ाई किसी दरमियाने साइज की लिफ्ट जितनी थी, जो कि आमतौर पर ऊंची बिल्डिंगों में लगी होती है। हमाद आगे बढ़ता हुआ इस लिफ्ट नुमा खला में दाखिल हुआ तो उसे अपने दाएं तरफ तकरीबन एक दरवाजे के साइज का पत्थर का स्लेब नजर आया। स्लेब से दरवाजे का काम लिया गया था। हमाद ने उसे हाथ लगाया। वो इंतहाई शदीद तरीन ठंडा था, जैसे उसे अंदर बर्फ से भर दिया गया हो। कैप्टन हमाद ने इस दरवाजे नुमा स्लेब को हटाने की कोशिश जरूर की, लेकिन टनो वजनी इस स्लैब को हटाना उसकी बस की बात नहीं थी। एक बार उसने कहीं पढ़ा था कि बर्फानी आदमी अपनी महीनों की खुराक एक साथ ही जखीरा कर लेता है, और शायद ये भी रेफ्रिजरेटर टाइप की कोई चीज हो, जहां बर्फानी आदमी अपनी खुराक जमा करके उसे बर्फ से भरने के बाद इस पत्थर की स्लैब से बंद कर देता हो और इस तरह उसकी खुराक एक लंबे अरसे के लिए महफूज हो जाती होगी। बहरहाल ये सिर्फ हमाद के अंदाजे ही थे और हकीकत उसके बरअक्स भी हो सकती थी, और ये हकीकत तभी सामने आ सकती थी जब वो स्लैब हटाता, और उसे हटाना हमाद के लिए मुमकिन नहीं था। वो इस स्लैब पर पुरतजस्सुस अंदाज में डालता नजर और लिफ्ट नुमा खला से बाहर आ गया। खुशकिस्मती से उसे बर्फानी आदमी कुछ बाल एक जगह पड़े हुए मिल गए, जिससे उसका डीएनए बाआसानी मिल सकता था। कैप्टन हमाद ने बालों को अपने बैग में रख लिया। असूली तौर पर अब उसे अपने आप को मजीद खतरे में नहीं डालना चाहिए था और बाहर वापस आना चाहिए था, लेकिन उस पर ऐसा तजस्सुस सवार हुआ कि उसने ऐसा नहीं किया। वो यहाँ के बारे में मजीद जानना चाहता था। जाहिर है बर्फानी आदमी यहाँ अकेला नहीं हो सकता था, उसकी मादा की मौजूदगी भी लाजिम थी, और ऐन मुमकिन था कि यहाँ बर्फानी आदमी का कोई छोटा सा बच्चा भी मौजूद होता। बस इन्हीं बातों की वजह से वो यहाँ मजीद वक्त गुजारना चाहता था। अभी वो इसी शशोपंज में था कि किस तरफ का रुख किया जाए कि तभी उसे बर्फानी आदमी के कदमों की वही मखसूस किस्म की धमक सुनाई दी और उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ।
हमाद जहां था वहीं थम गया और सांस हलक में आ अटकी थी। उसने घूमकर पीछे देखा तो उससे सिर्फ चंद फुट के फासले पर खड़ा बर्फानी आदमी उसे शोला बरसाती हुई आंखों से घूर रहा था। साजिद जहाज के पास पहुंच चुका था। वहां नाहिद समेत हर किसी की हालत मखदूश थी, सवाई सेठ छाबड़ी वाला एंड कंपनी के, जो रात को जी भरकर मुर्दा इंसान का गोश्त खा चुके थे। वो लोग सबसे अलग थलग बैठे थे और आपस में कुछ सरगोशियां कर रहे थे। साजिद इस सब सूरत हाल पर नजर डालता सीधा जहाज के कॉकपिट में पहुंच गया। वहां पायलट वाली सीट पर नाहिद आंखें बंद के नीम दराज थी। नकाहत और कमजोरी उसके चेहरे से पूरी तरह अयान थी। नाहिद, नाहिद, आप ठीक हैं? दो तीन बार पुकारने के बाद नाहिद ने आंखें खोल दी और जुबान से जवाब देने के बजाय इस्पात में सर हिला दिया। अलबत्ता उसकी आंखों में कई सवालात जरूर थे। सब ठीक हो जाएगा नाहिद, सब ठीक हो जाएगा, मैं अभी आया, साजिद ने कहा और मछली वाला बैग उठाए किचन की तरफ बढ़ गया। किचन में आकर उसने बैग से मछली निकाली और उसे आग पर भूनने लगा। जब मछली अच्छी तरह भुन गई तो उसने किचन का दरवाजा खोला और कुछ देर बाद वो नाहिद को वहां ले आया। जब नाहिद ने भुनी हुई मछली देखी तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। भूख ने उसे तकरीबन मरने के करीब पहुंचा दिया था। वो फौरन मछली की तरफ लपकी, आराम से, आराम से। 2 दिन से कुछ ना खाने की वजह से मैदा बिल्कुल खाली है और वो रिएक्शन कर सकता है। इत्मीनान और सुकून से खाओ, साजिद ने उसे हदायत देते हुए कहा। बात नाहिद की समझ में आ गई और वो आहिस्ता आहिस्ता खाने लगी। 2 दिन बाद खाने का निवाला मुंह में गया तो उसके जिस्म में जिंदगी की लहर दौड़ गई। कुछ देर बाद वो पूरी मछली खत्म कर चुकी थी। अब वो खुद को जिंदा महसूस कर रही थी। उसने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दिल में सोचने लगी, अल्लाह ताला इंसान को रोज किन किन नेमतों से नवाजता है, लेकिन इंसान बहुत ही नाशुक्रा वाकिया हुआ है। वो आम हालात में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना भूल जाता है, अल्लाह को भूल जाता है और सिर्फ अपनी महरूमियों को रोता है। और जो नेमतें अल्लाह ने पहले से उसे दे रखी होती हैं, इंसान उसका शुक्र अदा नहीं करता। और जब वो वक्ती तौर पर अपनी नेमतें छीन लेता है तो एक झमाके से इंसान की आंखें खुल जाती हैं। आम हालात में घर में मौजूद रोटी को कुछ खास नहीं समझता, लेकिन इस वक्त अगर कोई जहाज में मौजूद इन लोगों से पूछता तो वो उसे बताते कि रोटी जो रोज हम खाते हैं वो कितनी बड़ी और अजीम नेमत है। अब कैसा महसूस कर रही हो? नाहिद इन्हीं ख्यालात में गुम थी कि साजिद की आवाज ने उसे इन ख्यालों से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। जी, अब बहुत हशाश बशाश महसूस कर रही हूँ खुद को, नाहिद ने जवाब दिया। गुड, अब बाकी मछलियों को भूनने में मेरी मदद करो, हमने बाकी लोगों को भी खाना देना है, साजिद ने कहा। जी जी सर, जरूर, नाहिद ने कहा और वो मछलियां भूनने में मसरूफ हो गए। नाहिद के जहन में ये सवाल मौजूद था कि साजिद को इतनी सारी मछलियां कहाँ से मिली, लेकिन ये वक्त सवाल जवाब का नहीं था। इन्हें जल्द अज जल्द मछलियां तैयार करनी थी। बहुत सारी जिंदगियों का सवाल था। ये बात वो साजिद से बाद में भी पूछ सकती थी, चुनाचे वो खामोशी से अपने काम में मशगूल हो गई। हमाद को बर्फानी आदमी चलने की मखसूस धमक सुनाई दी और अचानक हमाद को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। हमाद को अचानक संगीन खतरे का एहसास हुआ और उसकी सांस हलक में आ अटकी। कुछ लम्हात की तक वो अपनी जगह जूं का तूं साख्त रहा, लेकिन फिर अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा तो इससे सिर्फ चंद फुट के फासले पर बर्फानी आदमी खड़ा उसे शूला बरसाती हुई नजरों से घूर रहा था। मौत उसके सामने खड़ी थी। हमाद चाहे कितना ही निडर और बुलंद हौसला नौजवान सही, लेकिन वो बर्फानी आदमी जैसी जिन्नाती ताकत रखने वाली मखलूक का मुकाबला नहीं कर सकता था। हमाद की पूरी कोशिश थी कि बर्फानी आदमी को उसकी तरफ से किसी किस्म के खतरे का एहसास ना हो, और हमाद ने भी अभी तक ऐसी कोई हरकत भी नहीं की थी। हमाद और बर्फानी आदमी दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे कुश्ती के दो पहलवान एक दूसरे को नजरों ही नजरों में तोलते हैं। बर्फानी आदमी बिल्कुल अलग थलग रहना पसंद करता था और अपने इलाके में किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करता था, और फिर हमाद तो उसके घर में घुस आया था। बर्फानी आदमी ने सदियों से खुद को इंसान से छुपा कर रखा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि इंसान को उसकी जगह का पता चले, और इसलिए वो हजारों फीट की बुलंदी पर बर्फीले पहाड़ों में अपना बसेरा बनाता था, जहां तक इंसान की रसाई नामुमकिन होती थी। बर्फानी आदमी ने अभी तक हमाद परवाह नहीं किया था। वो बस शोलाबार आंखों से घूरता हुआ हमाद की हरकत और सुकनात का जायजा ले रहा था, जो कि अभी तक ना होने के बराबर थी। चंद मिनट यूं ही गुजर गए, तब हमाद को लगा कि बर्फानी आदमी उस पर हमला नहीं करेगा, और उसने गैर महसूस अंदाज में अपने कदम पीछा हटाना शुरू कर दिए। लेकिन यह हमाद की गलत फहमी थी। जैसे ही हमाद ने खुद को हरकत दी, बर्फानी आदमी भी अपनी जगह से हरकत में आया और एक जबरदस्त दिल दहला देने वाली चिंगाड़ के साथ हमाद पर हमला कर दिया। कैप्टन हमाद नहीं चाहता था कि उसे इस मखलूक से मुकाबला करना पड़े, क्योंकि हमाद बर्फानी आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और सिर्फ इसके बारे में जानना चाहता था। लेकिन अब जब बर्फानी आदमी हमला करने के लिए उस पर छलांग लगा चुका था तो अचानक उसके अंदर का कैप्टन हमाद जाग उठा। उसने कलमा तैयबा पढ़ लिया था, जो कि वो इस किस्म की सूरत हाल से पहले हमेशा पढ़ लिया करता था। बर्फानी आदमी का उछलकर एक जबरदस्त किस्म का मुक्का उस जगह पर पड़ा जहां चंद लम्हात पहले कैप्टन हमाद खड़ा था। बर्फानी आदमी के अंदाज में इतनी ताकत और फुर्ती थी कि हमाद बड़ी मुश्किल से छलांग लगाकर अपनी जान बचा पाया था। अभी हमाद छलांग लगाकर संभल भी ना पाया था कि बर्फानी आदमी ने अपना पहला वार खाली जाने के बाद
इंतहाई हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए किसी माहिर फुटबॉलर की तरह कैप्टन हमाद की तरफ दौड़ लगा दी। वो ठोकर मारकर किसी फुटबॉल की तरह कैप्टन हमाद को हवा में उड़ा देना चाहता था। बर्फानी आदमी जिस खौफनाक अंदाज में भाग रहा था, उसकी ठोकर अगर हमाद को लग जाती तो हमाद की सारी पसलियां टूटकर उसके गोश्त में घुस जाती। बर्फानी आदमी ने आंधी तूफान की तरह एक ताकतवर ठोकर हमाद की पसलियों में रसीद की। लेकिन ये क्या, अगर वो इतनी आसानी से मार खा जाता तो उसे कैप्टन हमाद कौन कहता। हमाद ने बिल्कुल आखिरी लम्हे पर कलाबाजी खाई थी। कलाबाजी खाने की वजह से वो बर्फानी आदमी की जिन्नाती किस्म की ठोकर से बच गया था। बर्फानी आदमी का वार बहुत ही करीब से गुजर गया था। खाली हमाद ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और उछलकर अपनी दोनों पांव को जोड़ते हुए फ्लाइंग किक बर्फानी आदमी को रसीद कर दी। बर्फानी आदमी पर इस फ्लाइंग किक का असर कम, जबकि वार खाली जाने की वजह से अपनी ही झोंक में सामने गार की दीवार से टकराने का नुकसान ज्यादा होना था। लेकिन हमाद की हैरत की इंतहा न रही, जबकि बर्फानी आदमी ने फ्लाइंग किक और अपनी ही झोंक में आगे बढ़ने के बावजूद गार की दीवार के बिल्कुल करीब पहुंचकर बिल्कुल मशीनी अंदाज में खुद को ब्रेक लगाया। ये मुजाहरा कैप्टन हमाद जैसे शख्स के लिए भी इंतहाई हैरान कुन और मुतासिर कुन था और साथ परेशान कुन भी था। जिस रफ्तार से बर्फानी आदमी भागा था, इस रफ्तार में गार की दीवार के बिल्कुल करीब पहुंचकर अचानक रुक जाना नामुमकिन हद तक मुश्किल काम था। लेकिन इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने का मुजाहरा बर्फानी आदमी हमाद के सामने कर चुका था। हमाद संभल चुका था, जबकि आप अपने दो जबरदस्त वार खाली जाने के बाद बर्फानी आदमी भी हल्का सा मोहतात हो चुका था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले एक दूसरे को फिर ललकार रहे थे। बर्फानी आदमी ने एक बार फिर हमला कर दिया, लेकिन इस बार उसने ताकत और फुर्ती के साथ साथ ऐसी चाल चली कि जिसे हमाद समझने से कासिर रहा। बर्फानी आदमी ने हमला करते वक्त दाएं तरफ छलांग लगाई, जिससे हमाद ने भांप लिया और वार से बचने के लिए बाएं तरफ झुकाई दी। लेकिन तभी बर्फानी आदमी ने भी बिजली की सी फुर्ती से अपना रुख बदला और बाएं तरफ से बर्फानी आदमी का एक जिन्नाती ताकत वाला थप्पड़ हमाद के मुंह पर पड़ा। हमाद की आंखों के सामने तारे घूम गए। वो चलकर कुछ फुट दूर जा गिरा, उठकर अभी इस अवतार से संभलने की कोशिश ही कर रहा था कि बर्फानी आदमी ने उसे पकड़कर गार की दीवार पर दे मारा। हमाद चंद लम्हों तक हवा में मलक रहा और फिर धप की आवाज के साथ दीवार से टकराकर नीचे गिरा। हमाद अपनी पायलट तरबियत की वजह से अपने हवास बरकरार रखने में कामयाब रहा था। वो कमर के बल दीवार से टकराया था, जबकि अपने सर के पिछले हिस्से को उसने हाथों से कवर करने की कोशिश की थी, जिसमें वो कामयाब रहा था। हमाद दीवार से टकराकर गिर चुका था। उसके मुंह से खून बह रहा था और वो खांस रहा था। उसने अपने कदमों पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रहा और लड़खड़ाकर वापस नीचे गिर पड़ा। बर्फानी आदमी के कदमों की आहट अब दोबारा करीब आ रही थी और हमाद बार बार उठने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार वो उठने में कामयाब रहा। लेकिन तभी बर्फानी आदमी ने एक मुक्का उसके चेहरे पर रसीद कर दिया और एक लात भी पेट में मार दी। हमाद अब बेहोश होने के करीब पहुंच चुका था। बर्फानी आदमी ने उसे उठाकर एक बार फिर हॉल के दूसरे हिस्से की जानिब उछाल दिया। कैप्टन हमाद में अब बिल्कुल भी सकत बाकी नहीं रही थी, लेकिन बर्फानी आदमी शदीद गुस्से में पागल हो रहा था। कैप्टन हमाद ने आखिरी बार बर्फानी आदमी की आंखों में देखा। कैप्टन हमाद को ऐसा लगा जैसे वो अब हमाद को खत्म करने का फैसला कर चुका हो। हमाद इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि बर्फानी आदमी के इस कदर शदीद गुस्से की वजह ये थी कि यहाँ से सिर्फ थोड़े से फासले पर बर्फानी आदमी का बच्चा मौजूद था। बर्फानी आदमी को इस बात का सबसे ज्यादा गुस्सा था। बर्फानी आदमी जिसने सदियां गुजर जाने के बावजूद अपनी गर्द तक भी इंसान को पहुंचने नहीं दी थी, अब एक इंसान उसके घर में बल्कि उसके बच्चे तक पहुंच चुका था और ये बात उसके लिए कतई नाकाबिले कबूल थी। हमाद इस बात से बेखबर था कि जिस बर्फानी आदमी से इस वक्त वो नबर आजमा था, वो बर्फानी आदमी की मादा थी, यानी इस बच्चे की माँ। और वो तब से ही हमाद की निगरानी कर रही थी जब हमाद इस कार में दाखिल हुआ था। और इस वक्त जहां कैप्टन हमाद अनजाने में पहुंच गया था, ये एक तरह से रेड जोन था। बाहर का कोई जानदार यहाँ पर भी नहीं मार सकता था और हमाद तो फिर इंसान था। यदि ने आखिरी खूनख्वार नजर कैप्टन हमाद के खून आलू चेहरे पर डाली और एक बड़ा सा पत्थर अपनी भरपूर कुवत के साथ हमाद की तरफ दे मारा। यदि ने गुस्से में भी काफी जहानत से काम लिया था। उसने पत्थर बराह रास्त हमाद पर नहीं फेंका था, बल्कि इस पत्थर की बड़ी सी चट्टान पर फेंका था, जो कि गार की दीवार से किसी शाख की तरह उगकर ठीक कैप्टन हमाद के सर के ऊपर पहुंच रही थी। यति का पूरी वक्त से फेंका गया पत्थर शाखनुमा चट्टान की जड़ पर पड़ता और चट्टान कैप्टन हमाद का कचूमर निकाल देती और उसकी हड्डियों तक का सुरमा बन जाता। लेकिन तभी वो हो गया जिसका यति ने पत्थर फेंकते वक्त तस्वुर भी ना किया होगा। बर्फानी आदमी का छोटा सा बच्चा जो सोया हुआ था, उसकी शोर से आंख खुल गई और वो बाहर आकर हमाद को हैरत से देखते हुए बिल्कुल इसी चट्टान के नीचे पहुंच गया। बर्फानी आदमी की मादा ने भी ये मंजर देख लिया था, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। अब कुछ नहीं हो सकता था। एक दर्दनाक मौत चट्टान के नीचे मौजूद इन दोनों जीरुओं की मौत का मुकद्दर बन चुकी थी। लेकिन नहीं, हमाद को अपनी मौत कबूल थी, लेकिन वो मरकर भी ये कबूल नहीं कर सकता था कि किसी माँ का
लखते जिगर उसकी आंखों के सामने इस कदर दर्दनाक मौत से दो चार हो जाए, चाहे वो फिर माँ उसकी जानी दुश्मन यति ही क्यों ना हो। बर्फानी आदमी का बच्चा बहुत मासूम था। यति का फेंका हुआ पत्थर शाखनुमा चट्टान पर पूरी कुवत से टकरा चुका था और हवाओं का बेटा कैप्टन हमाद अपनी बर्दाश्त की हद पार करते हुए, अपनी भरपूर तवानाई को जमा करते हुए, अपनी तमाम तर कुवत इरादे को जमा करते हुए, एक लंबी जस्त लगाते हुए बर्फानी आदमी के बच्चे को साथ लिए गिरती हुई चट्टान की रेंज से बाहर जा चुका था। इस बार उसने बर्फानी आदमी की फुर्ती को भी मात दे दी थी। यही वो वक्त था जब नर यति की वहां एंट्री हुई और वो हैरत और तशवीश भरी नजरों से ये सब मंजर देख रहा था। चट्टान गिर चुकी थी लेकिन हमाद बर्फानी आदमी का बच्चा उसकी पहुंच से दूर रहे थे। कैप्टन हमाद ने एक आखिरी नजर मादा यति पर डाली और उसके साथ ही उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। हवाओं का बेटा गहरी नींद सो चुका था। जिस तरह से हमाद का जहन तारीकी में डूबता चला गया था, इसी तरह रोशनी की एक किरण उसके जहन में नुमदार हुई थी और उसका दिमाग जागता गया। उसे होश आ रहा था। उसके जहन में बेहोश होने से पहले का आखिरी मंजर घूम गया जब उसकी यति से खौफनाक किस्म की लड़ाई हो रही थी। हमाद को बुरी तरह चोटें आई थी लेकिन वो बिल्कुल आखिरी लम्हात पर खुद को और यति के छोटे से बच्चे को बचाने में कामयाब हो गया था और उसके बाद वो बेहोश हो गया था। न जाने कितनी देर तक या दिन तक या वो बेहोश रहा और अब उसे होश आया था। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल दी। वो किसी जानवर की गद्दे नुमा खाल पर लेटा था और उसके पास ही तीन यति मौजूद थे, जिनमें से एक नर और मादा यति थी जबकि एक उन दोनों का मासूम सा बच्चा था जो बगैर पलके झिपकाए कैप्टन हमाद की तरफ देख रहा था। हमाद ने उठने की कोशिश की लेकिन तभी दर्द की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई और वो बेइंतहा जब्त के बावजूद कराह उठा। तभी नर यति उसके करीब आया और इस तरह इशारा करने लगा जैसे उसे लेटे रहने की ताकीद कर रहा हो। उसके बाद वो एक बड़े से प्याले में ताज़ा पानी भर कर ले आया और हमाद को पेश कर दिया। कैप्टन हमाद चंद लम्हे कुछ सोचते रहा, जैसे वो फैसला न कर पा रहा हो कि पानी का प्याला ले या ना ले। मिलाकर उसने हाथ आगे बढ़ा दिया और पानी का प्याला ले लिया। हमाद ने सर पर हाथ लगाकर देखा तो वहां बाकायदा तौर पर पट्टी की गई थी। हमाद को इंतहाई शदीद हैरत हुई कि बर्फानी आदमी के पास ये पट्टी, प्याला और ये सब सामान कैसे और कहां से आ गया। लेकिन मसला ये था कि वो बर्फानी आदमी से पूछ भी नहीं सकता था क्योंकि जाहिर है वो उसकी जुबान नहीं जानता था। कैप्टन हमाद ने प्याला मुंह से लगा लिया और घूंट घूंट करके पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद उसे काफी सुकून मिला। वो नहीं जानता था कि यहाँ ताज़ा पानी कैसे और कहाँ से आ रहा है। यहाँ बहुत सारी चीजें पुर इसरार थी। पानी का प्याला पेश करने के बाद नर यति न जाने कहाँ गायब हो गया था। कैप्टन हमाद ने एक सरसरी सी नजर मादा यति की तरफ डाली जिसने उसे मार मार कर इस हाल तक पहुंचा दिया था। लेकिन इस बार यति की आंखों में दुश्मनी के बजाय तशक्कुर के तासरात थे, शायद इसलिए क्योंकि कैप्टन हमाद ने उसके बच्चे को बचा लिया था। उसने अपनी जुबान में कुछ कहने की कोशिश की लेकिन जाहिर है हमाद उसकी जुबान कैसे समझ सकता था। लेकिन उसके तासरात, हाव भाव और इशारों से इतना तो वो जरूर समझ गया कि मादा यति उसका शुक्रिया अदा कर रही है। हमाद ने ये देखा तो वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ये देखकर यति के बच्चे ने भी एक मासूम सी कलकारी मारकर अपनी खुशी का इजहार किया और कैप्टन हमाद मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरने लगा। हमाद अब उठकर बैठ चुका था। कुछ ही देर गुजरी थी कि नर यति अपने हाथों में एक बड़ा सा बैग उठाए चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया और हमाद के आगे रख दिया। हमाद ने बैग को बगौर देखा। उसे ये वैसा ही बैग मालूम हुआ जिस तरह का बैग कोहे पैमा इस्तेमाल करते हैं जब इन्हें किसी बुलंद तरीन पहाड़ की चोटी को सर करने की मुहिम दरपेश आती है। ये बैग एक मखसूस और इंतहाई अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बना हुआ था जिसमें कोहे पैमाओं का जरूरी साजो सामान, अद्वियात वगैरह, टिन पैक खुराक जो कि सारा साल तक खराब नहीं होती, इसके अलावा इनके पास राब्ते के लिए मवासलात के आलात भी इसी बैग में होते थे। कैप्टन हमाद ने बैग को खोलने से पहले अच्छी तरह टटोल कर देखा। उसे बैग पर नेपाली झंडे का स्टिकर भी नजर आया। यानी ये तो तय था कि ये बैग किसी नेपाली कोहे पैमा का था। जहां तक सवाल था कि ये बैग यति के पास कैसे पहुंचा, उसके बारे में कैप्टन हमाद का ख्याल ये था कि चूंकि यति बुलंद तरीन बर्फीली ऊंचाइयों का बासी था, चुनाचे ऐन मुमकिन था कि यति को ये बैग किसी मुर्दा कोहे पैमा के पास पड़ा मिला हो जो अपनी किसी मुहिम के दौरान किसी वजह से मौत का शिकार हो गया था। इस सोचते हुए इसका ख्याल पाकिस्तान मशहूर कोहे पैमा सदपारा की तरफ चला गया। वो भी इसी तरह केडू को सर करने की मुहिम के दौरान किसी हादसे की वजह से मौत का शिकार हो गया था और उसके साथ दो मजीद लोग थे जिनकी लाश आज तक नहीं मिल सकी थी। कोहे पैमाओं को अक्सर ऐसे वाकयात का सामना करना पड़ता है जब इन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर कोहे पैमाओं की लाश पड़ी मिल जाती है, लेकिन वो इन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि इतनी बुलंदी से लाश को वापस लाना नामुमकिन होता है। इन्हीं बातों को सोचते हुए उसने बैग की जिप खोल दी। उसमें सबसे ऊपर उसे वही मेडिकल का सामान नजर आया जिसकी मदद से बर्फानी आदमी ने कैप्टन हमाद की मरहम पट्टी की थी। अब हमाद को समझ आ गया कि यति के पास ये सब सामान कहाँ से आया था। बैग में हमाद को दीगर चीजों के अलावा टिन पैक, खुश्क खुराक, अद्वियात और ट्रांसमिशन का सामान भी मिला था। ये सब चीजें हमाद की सोच से भी ज्यादा अहम थी। एक तरह से ये उसे गैबी मदद मिली थी। हमाद ने यति के बच्चे को बचाकर जो नेकी की थी, शायद उसी का सिला मिल रहा था। हमाद ने सबसे पहले कुछ अद्वियात ली
जिनकी उसे इस वक्त अशद ज़रूरत थी। उसके बाद उसने एक टिन खोलकर खुराक खाना शुरू कर दी, जिसने उसे बेहद ताकत बख्शी। ये खुराक कोहे पैमाओं के लिए खसूसी तौर पर तैयार की जाती थी, जिसमें ऐसे अज्जा का खास तौर पर ख्याल रखा जाता था जो हज़ारों फीट की बुलंदी पर कोहे पैमा को फिट रखने में मदद दें। अद्वियात और खुराक लेने के बाद उसकी हालत में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई थी। अद्वियात बहुत कारआमद साबित हुई और उसने फौरी असर किया। शाम तक कैप्टन हमाद के जिस्म में दर्द की लहर बहुत कम हो चुकी थी और वो चलने फिरने के काबिल हो गया था। यदि अब बहुत ही दोस्ताना अंदाज में पेश आ रहा था और हमाद का बहुत ख्याल रख रहा था। अगली सुबह हमाद वापस जाने के लिए तैयार था, लेकिन अभी वो इस काबिल नहीं हुआ था कि वो इतने सामान के साथ इतना लंबा सफर तय कर सकता। यति ने अपनी जुबान में कुछ कहा और कुछ इशारे करने लगा। हमाद सिर्फ इतना समझ पाया कि वो उसे अभी ना जाने का कह रहा है और कुछ वक्त इंतजार करने का कह रहा है। चुनाचे हमाद ने उसकी बात मान ली और अभी वापसी का इरादा तर्क कर दिया। दिन भर यति का बच्चा उसके साथ रहा। उसको हमाद से एक उनसियत सी हो गई थी। वो बहुत प्यारा था। उसकी गर्दन पर सुरमई और सुर्खी माई बाल बहुत भले लग रहे थे। हमाद उसकी गर्दन पर हाथ फेरता रहता था और वो उससे खेलता रहता था। अंधेरा फैलते यदि उसके पास पहुंच गया। इस बात का इशारा था कि ये रवानगी का अब सही वक्त है। बर्फानी आदमी ने उसका बैग उठा लिया और हमाद को अपनी पीठ पर सवार होने का इशारा किया। कैप्टन हमाद उसकी पीठ पर सवार हो गया और उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। 8 फुट ऊंचा और टनो वजनी बर्फानी आदमी अब रवानगी के लिए तैयार था। हमाद ने यति के बच्चे को आखिरी बार प्यार किया और उसके साथ ही उनकी वापसी का सफर शुरू हो गया। बर्फानी आदमी ने पहले आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया और उसके बाद उसकी रफ्तार हैरान कौन हद तक बढ़ती गई। वो हैरत अंगेज रफ्तार और फुर्ती से भाग रहा था। कई एक जगह पर उसने इंसानों की तरह छलांगे भी लगाई। कैप्टन हमाद गाहे बेगाहे उसे रास्ता भी बताता जा रहा था। जिन बुलंदोबाला बर्फीले टीलों पर चढ़ते उतरते हमाद के दांतों पसीना आ गया था, उन पर बर्फानी आदमी इतनी आसानी से दौड़कर चढ़ और उतर रहा था जैसे ये उसके लिए कोई मसला ही ना हो। बिलाकर वो जहाज के मलबे के करीब पहुंच चुके थे। यहाँ पहुंचकर वो एक टीले की आड़ में पहुंचकर रुक गया और हमाद को नीचे उतारकर इस अंदाज में खड़ा हो गया जैसे जुबान हाल से कह रहा हो कि इससे आगे जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। कैप्टन हमाद जानता था कि यति बाकी इंसानों की नजरों के सामने नहीं आना चाहता, इसलिए वो यहाँ तक पहुंचकर रुक गया था। हमाद ने बर्फानी आदमी को गले लगाया और बैग उठाए जहाज की सिमत चल पड़ा। रात के वक्त खून जमा देने वाली ठंड थी, इसलिए उसे जहाज के बाहर कोई भी दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता उसे उनकी लाशें जरूर नजर आ गईं जो बर्फ खाने पर पेट में इन्फेक्शन होने और बर वक्त इलाज न होने की वजह से मर गए थे। हमाद मरने वालों पर अफसोस करता हुआ जहाज के अंदर दाखिल हो गया। कैप्टन हमाद के ख्याल में बर्फानी आदमी भी जा चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। बर्फानी आदमी कैप्टन हमाद की तवक्को से बढ़कर उसका एहसानमंद था और वह हमाद की तवक्को से बढ़कर ही कैप्टन हमाद का एहसान उतारना चाहता था। और ये तभी मुमकिन हो सकता था जब कैप्टन हमाद जहाज के दीगर लोगों के साथ यहाँ से बाहिफाजत निकलने में कामयाब हो जाता। और इस वक्त बर्फानी आदमी जहाज के आसपास ही मौजूद था और इस मसले का हल सोचने में मसरूफ था। बर्फानी आदमी यहीं का बाशिंदा था और वो अच्छी तरह जानता था कि यहाँ से ज़मीनी रास्ते से निकलना हमाद वगैरह के लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये सैकड़ों नहीं हज़ारों से भी ज़्यादा मील का सफ़र था। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता था जिस रास्ते से हमाद वगैरह यहाँ आए थे, यानी बजरिया जहाज़। जिस जगह पर कैप्टन हमाद का जहाज़ गिरा था वो गरचे अपने रूट पर उड़ते हुए क्रैश हुआ था, लेकिन ये मसला यहाँ पर यह था कि वो हवाई रूट यहाँ से कम अज़ कम भी 3 मील दूर था, क्योंकि क्रैश होने से पहले जहाज़ का सिस्टम वगैरह ख़राब हो गया था और इनका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता भी ख़त्म हो गया था। इसलिए वो अपने असल हवाई रूट को 3 मील पीछे छोड़ आई थी और यही वजह थी कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद कोई जहाज़ इन्हें नहीं देख पाया था। यति काफ़ी देर तक जहाज़ के इर्द गिर्द एक मखसूस फासले पर मंडलाता रहा। उसके अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने जहन में कुछ हिसाब किताब लगा रहा हो। काफ़ी देर तक वो यूं ही मंडलाता और फिर बर्फीले टीलों के पीछे तारीकी में गुम होता चला गया। कैप्टन हमाद की वापसी साजिद और खसूसन नाहिद के लिए इंतहाई खुशगवार हैरत आमेज लम्हा थी। इन्हें इस बात की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि हमाद की इस तरह से अचानक वापसी होगी। साजिद आगे बढ़कर कैप्टन हमाद के गले लग गया। नाहिद की आंखें भी भर आईं। जब ये जज्बाती लम्हात खत्म हुए तो हमाद उनको अपने सफर की पूरी दास्तान सुनाई कि किस तरह वो यहाँ से निकला, उस पर जमे हुए दरिया का इंकशाफ हुआ और उसने वहां से मछली शिकार करके खाई और अपने पीछे दीगर लोगों के लिए मछलियों का ढेर छोड़ गया, और किस तरह वो बर्फानी आदमी की गार में जा घुसा और इससे फाइट हुई। हमाद ने उसके बच्चे को बचाया और किस तरह बर्फानी आदमी ने उसकी मदद की। ये तमाम रौदात कैप्टन हमाद ने उनको सुना दी। वो दोनों हैरत उंगलियां मुंह में दाबे ये हैरत अंगेज और दिलचस्प दास्तान सुन रहे थे। उसके बाद साजिद ने इन्हें बताया कि किस तरह उसे मछलियों का ढेर मिला और वो इसे बैग में भरकर यहाँ ले आया। अब बारी नाहिद की थी। इस कैप्टन हमाद के यहाँ से जाने से लेकर अब तक के तमाम वाकयात हमाद के सामने रख दिए और इन सब के साथ अब तक पेश आने वाला एक और वाकया तजस्सुस और दिलचस्पी से भरपूर था। ऐसा मालूम होता था जैसे सख्त सर्दी में आग के गिर्द बैठे लोगों को कोई अजीम दास्तान गो एक कहानी सुना रहा हो। उसके बाद वो तीनों मिलकर
बैग में मौजूद इन आलात का जायजा लेने लगे जो कि राब्ते के लिए इस्तेमाल होते थे। काफी देर तक वो इन आलात का जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि इस वक्त तो ये आलात जाम है, लेकिन थोड़ी सी तकनीकी मेहनत के साथ इन आलात को इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता था। तय ये पाया था कि अभी तो चूंकि सब सो रहे हैं, लिहाजा सुबह जहाज को भी किसी ऐसे शख्स को ढूंढा जाए जो इस किस्म की तकनीकी मामलात का माहिर हो। बिलाखिर सुबह इन्हें एक शख्स ऐसा मिल गया जिसका ये दावा था कि वो इस प्रॉब्लम को हल कर सकता है। कैप्टन हमाद और साजिद ने एक दूसरे की तरफ देखा। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। चुनाचे आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और उस शख्स को कॉकपिट में बिठाया गया और आलात उसके सामने रख दिए। ये दुबला पतला सा उधेड़ उम्र शख्स था जिसका ये दावा था कि इलेक्ट्रिक इंजीनियर है। इस शख्स ने बाएं हाथ की उंगली से अपनी ऐनक को सीधा किया, आंखें सिकुड़कर आलात को देखा और फिर अपने काम में जुट गया। कैप्टन हमाद की वापसी ने जहाज के लोगों में उम्मीद की एक नई किरण फूंक दी थी। कोहे पैमा वाले बैग में अद्वियात कैप्टन हमारे साथ लाया था, उनसे लोगों का भी इलाज किया गया कि पेट में इन्फेक्शन होने की वजह से हालत मखदूश थी। अद्वियात मिलने से उनकी हालत में बेहतरी पैदा हुई थी और अब वो बेहतरी की जानिब गामजन थे। फाहद और नौशीन को भी एक नई जिंदगी मिल गई थी। काफी वक्त बाद अब जहाज में मौजूद लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी थी। रात को जब वो लोग अलाव के गिर्द बैठे थे तो पहली बार नौशीन कैप्टन हमाद से मुखातिब हुई। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमाद भैया, आप एक बहुत ही बाहौसला, बहादुर और अच्छे इंसान हैं। जिस तरह आपने लोगों को संभाला वो काबिल तहसीन है। क्यों फहद? नौशीन ने जुमले के आखिर में अपने शौहर फहद को मुखातिब किया। यकीनन यकीनन कैप्टन हमाद जैसे फर्जशनास, बाहौसला और अच्छे इंसान कम ही पाए जाते हैं जो अपने से ज्यादा दूसरों की जिंदगी को अहमियत देते हैं। फहद ने नौशीन की बात की तायीद करते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बतौर फ्लाइट कैप्टन ये मेरी जिम्मेदारी थी जिसे मैंने निभाने की कोशिश की और अभी ये जिम्मेदारी मुकम्मल नहीं हुई। ये तब पूरी होगी जब मैं आप सब लोगों को बाहिफाजत आपके घर पहुंचा दूंगा। कैप्टन हमाद ने कहा। आग की रोशनी में चमकते उसके चेहरे पर एक आजिजाना मुस्कुराहट थी। नाहिद सिस्टर और साजिद भैया ने भी बहुत अच्छा काम किया। वी प्राउड ऑफ यू, नौशीन ने कहा और वो लोग मुस्कुरा दिए। ये महफिल काफी देर चलती रही और भी सब एक एक करके सोने के लिए चलते बने। हमाद खामोशी से बर्फीले टीले के पीछे पहुंच गया जहां मुतवक्को तौर पर बर्फानी आदमी उसका मुंतजिर था। वो अपने साथ दरख्त के कई तने उठा लाया था जिन्हें हिला हिलाकर जड़ से उखाड़ लिया गया था। बर्फानी आदमी इशारों से हमाद को कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार हमाद वाकई उसकी बात नहीं समझ पा रहा था। जब काफी देर तक हमाद उसकी बात ना समझ पाया तो उसने बेबसी से हमाद की तरफ देखा और फिर बिलाकर एक दरख्त के तने को उठाकर मोहतात अंदाज में आग के अलाव के गिर्द पहुंच गया जो कि अब तकरीबन बुझने ही वाला था। सब लोग जहाज के अंदर जा चुके थे इसलिए कोई भी बर्फानी आदमी को नहीं देख सका था। अब दोबारा बर्फानी आदमी इशारों से हमाद को कुछ समझाने की कोशिश करने लगा। तब हमाद को समझ में आया कि बर्फानी आदमी दरख्त के इन तनों को जलाने का कह रहा था, लेकिन आज नहीं कल हमाद दरख्त के तनों का जायजा ले चुका था और उसे ये तने खुश्क के बजाय कदरे गीले महसूस हुए। अगर इनको जलाया जाता तो गीले होने के बायस यकीनन बहुत सारा धुआं पैदा होता। तब अचानक कैप्टन हमाद के जहन में एक झमाका सा हुआ। बर्फानी आदमी इस दरख्त से निकलने वाले धुएं को बतौर सिग्नल काम में लेना चाहता था। जब ये ख्याल आया तो हमाद ने दिल ही दिल में यति की जहानत को दाद दी। कुछ देर बाद यति वहां से चला गया। ये बात तो तय थी कि ये दरख्त जहरीले नहीं थे क्योंकि यति यहाँ का बासी था और इस सब की पहचान इससे ज्यादा किसी को भी नहीं हो सकती थी। हमाद एक गहरी सांस खारिज करता हुआ जहाज में दाखिल हुआ और फिर कॉकपिट में दाखिल हो गया। वहां इलेक्ट्रिक इंजीनियर अपने माजी के कारनामे सुना सुना कर नाहिद और साजिद को पका रहा था। क्या हो रहा है भाई? हमाद ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं भाई, होना क्या है? हम तो साजिद मियाँ को अपनी फनी महारत के कुछ किस्से सुना रहे थे बस। उसकी इस बात पर नाहिद हंस पड़ी। अच्छा बड़े मियाँ, आपकी फनी महारत के किस्से भी सुन लेंगे। फिलहाल ये तो बताइए कि ये जो काम आपको सुपुर्द किया गया था उसकी क्या रिपोर्ट है? हमाद ने कहा, हम किसी काम का जिम्मा लें और वो पूरा ना हो नामुमकिन, बाखुदा ये नामुमकिन है। ऐसी चीज तैयार की है कि आप देखेंगे तो अश अश कर उठेंगे। तो फिर लाइए दिखाइए ताकि हम भी अश अश कह उठें। हमाद ने हंसते हुए कहा। उस शख्स ने एक आला उठाकर हमाद के सामने रख दिया। इससे 15 किलोमीटर के दायरे में आसानी राब्ता किया जा सकता है बशर्ते कि आगे भी कोई रेडियो या इस किस्म का कोई आला मौजूद हो। क्यों, कैसी रही हमाद मियाँ? अरे बहुत खूब रही बड़े मियाँ। अगर ये फार्मूला काम कर गया तो मेरा आपसे वादा है कि मजेदार किस्म की निहारी जरूर खिलाऊंगा आपको वापस जाकर। अरे वाह, ये हुई ना कैप्टनों वाली बात। कैप्टन साहब की तरफ से निहारी का इंतजार रहेगा, इस शख्स ने कहा और सब लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अगली सुबह बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल थी। बर्फानी आदमी सुबह ही इस हवाई रूट पर मंडला रहा था जब जहां से एक फ्लाइट ने गुजरना था और ये जगह जहाज के मलबे से तकरीबन 3 मील दूर थी। बर्फानी आदमी की नजरें दूरबीन से भी तेज थीं। उसकी आंखें और कान इंतहाई चुकन्ना अंदाज में जहाज के हवाई रूट पर फजा में तवाफ कर रही थी। टहलते टहलते अचानक वो ठटक कर रुक गया। उसके चेहरे के अज़लात तन गए और उसने पूरी रफ्तार से दौड़ लगा दी क्योंकि उसने हवाई रूट पर एक जहाज को आते देख लिया था। इधर कैप्टन हमाद
तमाम आलात अपने रखे हुए चौकन्ना अंदाज में बैठा था। साजिद की नजर हमाद पर पड़ी थी और कैप्टन हमाद की नजर एक टीले की तरफ लगी हुई थी। अचानक एक सफेद वजूद तेजी से इस टीले पर उभरा और उसी तेजी से दोबारा गायब हो गया। ये देखते ही हमाद ने एक हाथ एक मखसूस अंदाज में हरकत में आया। ये उसका साजिद को इशारा था। साजिद ने ये देखते ही दरख्त के तनों को आग लगाना शुरू कर दी। कुछ ही देर में स्याह धुआं फिजा में उभरना शुरू हो गया और उसके साथ ही कैप्टन हमाद ने इस फ्लाइट से राब्ता करने की कोशिश शुरू कर दी। ये फ्लाइट GKK-10 थी, ये जो यूरोप से मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान जा रही थी। इस फ्लाइट के माउंट पायलट ने सबसे पहले इस धुएं को देखा। माउंट पायलट के लिए इस इलाके में धुएं की मौजूदगी हैरत अंगेज थी, क्योंकि इसके मुताबिक ये इंतहाई सर्द तरीन बर्फीला इलाका था जहां जिंदगी बहुत ही मुश्किल थी। शायद वो ये धुएं का सिग्नल नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते, लेकिन तभी जहाज के रेडियो से कैप्टन हमाद की आवाज उभरना शुरू हो गई और वो दोनों चौंक उठे। हेलो, मैं फ्लाइट 0906 का कैप्टन हमाद बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ये आवाज सुनते ही वो दोनों तकरीबन उछल ही पड़े, क्योंकि ये हमाद की एयरलाइन की ही फ्लाइट थी और ये दोनों पायलट हमाद को अच्छी तरह जानते थे। फ्लाइट 0906 को बहुत तलाश किया गया था और आखिरकार कैप्टन हमाद समेत तमाम मुसाफिरों को मुर्दा करार दे दिया गया था। लेकिन आज जब अचानक कैप्टन हमाद की आवाज सुनाई दी तो उनका इस तरह से उछलना फितरी था। मैं दोहराता हूँ, मैं फ्लाइट 0906 का कैप्टन हमाद बोल रहा हूँ, क्या आप हमें सुन सकते हैं? रेडियो से एक बार फिर कैप्टन हमाद की आवाज उभरी। उसकी आवाज में आज भी वही वकार और ठहराव था जो कि उसका खासा था। जी जी, सुन सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं कैप्टन हमाद। उसके बाद अगले चंद मिनट में हमाद ने उनको तमाम बात और अपनी लोकेशन समझा दी। उसके बाद इन लोगों ने हंगामी तौर पर कंट्रोल रूम से राब्ता किया और ये खबर आनन फानन पाकिस्तानी मीडिया पर फैल गई। फौजी इमदादी टीमें फौरन रवाना कर दी गई थी। जैसे ही कैप्टन हमाद ने बात करने के बाद वहां मौजूद लोगों को ये बात बताई कि रेस्क्यू टीमें इन्हें लेने आ रही हैं, तो वो सब लोग सजदाए रेस हो गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इन दिनों में उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा था और जब बचने की खबर सुनी बेख्तियार अपने रब का शुक्र बजा लाए। हाँ, सबके चेहरों पर खुशी थी, मुबारकबाद दे रहे थे, कभी एक दूसरे के गले लग रहे थे। बहुत ही जज्बाती मंजर था। हमाद सब अलग थलग खड़ा एक तरफ देख रहा था जब नाहिद उसके करीब पहुंच गई। क्या ये सब हकीकत थी हमाद, या मैं कोई ख्वाब देख रही थी? कैप्टन हमाद ने जवाब देने के बजाय नाहिद का एक बाल पकड़कर खींच लिया। ये देखो, ये ख्वाब नहीं, हकीकत थी, हमाद ने कहा और फिर वो दोनों हंसने लगे। शाम तक रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी थी। तमाम लोगों को बिठाने के बाद फौजी हेलीकॉप्टर ने उड़ान भर ली। सबको अपने अपने घर जाने की खुशी थी। खुशी से एक दूसरे के साथ गप्पे लगा रहे थे और अपने अपने प्लान बता रहे थे। लेकिन कैप्टन हमाद खिड़की के पास बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। किसी और का इस तरफ ध्यान भी नहीं था। लेकिन कैप्टन हमाद दूर बर्फीले टीले पर खड़े दो सफेद जानदारों को देख रहा था और ये दो जानदार नर और मादा यति थे। वो दोनों भी शायद इसे रुखसत करने आए थे और इस बात की तस्दीक हो गई जब इन दोनों ने मखसूस अंदाज में हाथ हिलाया, जैसे कैप्टन हमाद को अलविदा कह रहे हों। कैप्टन हमाद के हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें यति का डीएनए था। वही डीएनए जिसके हसूल के लिए कैप्टन हमाद ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। हेलीकॉप्टर में मौजूद कोई भी ये नोट नहीं कर पाया था कि कब कैप्टन हमाद ने यति के डीएनए वाला वो बैग हेलीकॉप्टर से बाहर फेंक दिया था। कभी कभी हार में जीत होती है। यदि इसका महसन था और उसका महसन इंसानों से खुफिया रहना चाहता था, इसलिए हमाद ने वो बैग बाहर फेंककर ये किस्सा ही खत्म कर दिया था। यदि जब तक खड़े हेलीकॉप्टर को देखते रहे जब तक वो इनकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। वापस पहुंचने पर सबका अस्पताल में मेडिकल चेकअप किया, टीबी इमदाद दी गई और जिन जिन को जरूरत थी इन्हें अस्पताल में एडमिट कर लिया गया। नाहिद को कैप्टन हमाद की अम्मी ने अपनी बहू के तौर पर पसंद कर लिया था। साजिद को अल्लाह पाक ने एक सेहतमंद और खूबसूरत बेटे से नवाजा था जिसका नाम साजिद ने हमाद रखा था। सेठ छाबड़ी वाला और इस मोहम्मद शख्स के लाहवकीन ने केस कर दिया था जिस शख्स का गोश्त सेठ छाबड़ी वाला एंड कंपनी ने खाया था।